हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैंगे, उन सभी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम रह गया है उनका एग्जाम्स में। तो जैसा कि मैं हर बार आपको प्रोवाइड करवाता हूं, अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैंगे, उन सभी की यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट यूनिट को एक वीडियो के अंदर एक वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करवा दूंगा। सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें आपकी डिटेल में कवर हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है अच्छे से नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें अब आपकी इस वन शॉट रिवीजन वीडियो से कवर होने वाली है। सारी सब्जेक्ट की सारे सेमेस्टर के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो आने वाली है। सारे सब्जेक्ट की आपको धीरे धीरे चैनल पर अपलोड मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आपके पास सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाली हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ, उसकी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है आपका मैनेजमेंट एंड मीटिंग। इस कंप्लीट यूनिट को हम वन शॉट रिवीजन वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारा कंटेंट जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले देखते हैं इस यूनिट में आपको कवर क्या क्या चीजें करनी है। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्टर लीगल पोजीशन। डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या होती है? डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल, अल्टरनेट, कैजुअल डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फिर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, पावर एंड ड्यूटीज, की मैनेजरल पर्सन, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग, रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग, रिजोल्यूशन ऑफ वर्चुअल मीटिंग, पोस्टल बैलेट एंड ई वोटिंग। इतना कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और ये सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आएगा डायरेक्टर की डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 डिफाइन अ डायरेक्टर एज इंक्लूडिंग एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर के अंदर कोई भी पर्सन जिसने डायरेक्टर की पोजीशन को एक्वायर कर रखा है वो डायरेक्टर कहलाता है। डायरेक्टर आर द पर्सन हु डायरेक्ट, कंडक्ट, मैनेज एंड सुपरिटेंडेंट कंपनीज अफेयर। कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है, उन्हें डायरेक्शन देता है, कंडक्ट करता है, मैनेज करता है और सुपरिटेंडेंट करता है, तो उस पर्सन को हम डायरेक्टर कहते हैं। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर करेक्टिवली रेफर्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एक कंपनी में जितने भी डायरेक्टर होते हैं उन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। डायरेक्टर का क्लासिफिकेशन करा गया है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। So an independent director is a member of company's board of director who does not have any material or financial relation with the company. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा पर्सन जिसकी कंपनी के साथ कोई भी मटेरियल या फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है। इट्स मैनेजमेंट और इट्स शेयर होल्डर दैट कुड कॉम्प्रोमाइज देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ना तो कंपनी के साथ, ना कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, ना कंपनी के शेयर होल्डर के साथ उसकी ना तो कोई फाइनेंशियल रिलेशन है, ना ही कोई मटेरियल रिलेशन है जो कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करे, मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बिगाड़े। तो ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर कंसिडर्ड टू बी फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट कुड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। उनका कंपनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, फ्री होते हैं वो इस चीज से कि किसी भी तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो और कंपनी के डिसीजन मेकिंग और जजमेंटल प्रोसेस में वो इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन दे, ऐसा उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। Independent director play a crucial role in corporate governance by providing an impartial perspective on strategic decision, monitoring the performance of management, and ensuring that the interest of all stakeholders are taken into account. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, उसका रोल क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना, मतलब कंपनी को मैनेज करना, जिससे क्या हो, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके कंपनी का मैनेजमेंट। मॉनिटर करते हैं ये पूरे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, और इंश्योर करते हैं कि जो स्टेक होल्डर है उनका इंटरेस्ट बना रहे कंपनी के अंदर। दे सर्व एज अ चेक एंड बैलेंस ऑन द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर चेक रखते हैं एंड हेल्प टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर विद इन द कंपनी। और कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बना के रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी रखते हैं और एथिकल बिहेवियर को मेंटेन करके रखते हैं। ये होते हैं आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेकंड टाइप के जो डायरेक्टर हैं वो हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो अब पब्लिक कंपनी हैविंग
a paid up share capital of 5 crore rupees or more or 1,000 or more small shareholder may have a director elected by such small shareholder in manner as may be prescribed। तो ऐसी कोई भी कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा की है, या और उसके पास 1,000 या उससे ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर है, तो ऐसी कंपनी को एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना होता है कंपनी के अंदर, जो कि कौन अपॉइंट करता है, वो स्मॉल शेयर होल्डर ही उसे इलेक्ट करते हैं। For this purpose, small shareholder means a shareholder holding share of nominal value of 20,000 rupees or less in a public company to which the section apply। स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर कोई भी ऐसा शेयर होल्डर जिसने 20,000 से कम के शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी के 20,000 या 20,000 से कम के शेयर खरीद रखे हैं, उसे स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाता है। ठीक है। The tenure of such director shall be maximum of 3 year and he need not retire by rotation। जो ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल का होता है और ये रोटेशन से रिटायर नहीं होते हैं। Such a director cannot be removed in pursuance of section 2284। A person cannot hold office as small shareholder director in more than 2 company। कोई भी पर्सन जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो 2 कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, 2 से ज्यादा का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता कोई भी पर्सन। ठीक है। थर्ड टाइप के आएंगे जो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन एनुअल जनरल मीटिंग टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी और टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एडिशनल डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर होते हैं? जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, कब? एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। किस लिए करे जाते हैं ये? या तो वैकेंसी फिल करने के लिए करे जाते हैं, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन करी गई होती है उसे फुलफिल करने के लिए अपॉइंट करे जाते हैं। ऐसे डायरेक्टर को हम एडिशनल डायरेक्टर बोलते हैं। They hold office until the next AGM where the appointment must be confirmed by shareholder। ये कब तक के लिए डायरेक्टर बनते हैं? अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए डायरेक्टर बनते हैं। जब एनुअल जनरल मीटिंग में आगे चलकर अपॉइंट करा जाता है एक्चुअल डायरेक्टर को, तब तक ये एडिशनल डायरेक्टर का काम करते हैं। फोर्थ होते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। तो अल्टरनेट डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ व्हेन दे आर अनेबल टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होते हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने बिहाफ पर किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दे डायरेक्टर, जो कि उनके बिहाफ पर बोर्ड की मीटिंग को अटेंड करे, वो कहलाते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन अल्टरनेट डायरेक्टर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब सारे डायरेक्टर जो भी बोर्ड के अंदर डायरेक्टर हैं उनका अप्रूवल होना चाहिए किसी भी अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए। Alternate director have the same power and duties as the director who appointed them but can only act in absence of appointing director। जो अल्टरनेट डायरेक्टर होता है उसके पास सारी वो राइट्स और पावर्स होती हैं जो कि एक डायरेक्टर के पास होती हैं जिसने उसे अपॉइंट करा है, लेकिन वो उन पावर का यूज तभी कर सकता है जब वो डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है। अगर वो डायरेक्टर अवेलेबल है तो फिर उसके पास कोई भी पावर नहीं रह जाती है अल्टरनेट डायरेक्टर के पास। ठीक है। नेक्स्ट है कैजुअल डायरेक्टर। तो कैजुअल डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू फिल अ वैकेंसी दैट अराइज बिटवीन एनुअल जनरल मीटिंग। कैजुअल डायरेक्टर कौन होता है? ऐसा डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, किस लिए? एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर कोई वैकेंसी हो जाती है तो उसे फुलफिल करने के लिए। देयर अपॉइंटमेंट इज टेम्परेरी एंड मस्ट बी कंफर्म्ड बाय शेयर होल्डर एट द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होता है जब तक शेयर होल्डर इसे अप्रूव नहीं कर देते हैं। सिक्स देंगे वुमेन डायरेक्टर। तो वुमेन डायरेक्टर आर इंडिविजुअल हु सर्व ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड ब्रिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस टू बोर्ड डिस्कशन। वुमेन डायरेक्टर कौन होती हैं? कोई भी वुमेन डायरेक्टर, मतलब जब फीमेल को डायरेक्टर बनाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर तो वो वुमेन डायरेक्टर होती है। ये किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी का वो अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर आए, कंपनी के अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आए। Many countries have introduced regulation or guidelines to promote gender diversity on board and encourage the appointment of women director। कई सारी कंपनियों ने क्या करा है, जो कंपनीज हैं उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आए हैं अपनी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट जरूर करते हैं। ये आपके 6 तरीके के डायरेक्टर हैं जिनके बारे में आपको अपने पढ़ना था, जो आपके सिलेबस में दिए गए थे। ठीक है, 6 को मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर की। जो एक डायरेक्टर होता है उसकी लीगल पोजीशंस क्या क्या होती हैं? तो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इज हार्ड टू डिफाइन एज नो फॉर्मल डेफिनेशन आइदर स्टैट्यूटरी और जुडिशियल ऑफ टर्म हैज बीन गिवन। जो लीगल पोजीशन है डायरेक्टर की वो एक्चुअल में डिफाइन करना फॉर्मली कुछ नहीं बताया गया है डायरेक्टर की डेफिनेशन के बारे में, ना ही डायरेक्टर की पोजीशन के बारे में।
However, judicial pronouncement has described them as one agent, trustee and managing partner. लेकिन फिर भी इसकी कुछ लोगों ने डेफिनेशन बता दी है जिससे एक आइडिया लग जाए कि डायरेक्टर को समझा जा सके कि डायरेक्टर होता कौन है। तो डायरेक्टर को 3 तरीकों से समझा जाता है। जो पोजीशन है डायरेक्टर की वो 3 तरीके की होती है। डायरेक्टर एज़ एजेंट, डायरेक्टर एज़ ट्रस्टी एंड डायरेक्टर एज़ मैनेजिंग पार्टनर। तो सबसे पहले डायरेक्टर एज़ एजेंट क्या होता है? तो द डायरेक्टर एक्ट एज एजेंट ऑफ द कंपनी एंड द ऑर्डिनरी रूल ऑफ एजेंसी अप्लाई। जो डायरेक्टर है इस केस के अंदर वो कंपनी का एजेंट बनकर काम करता है। दे एक्सरसाइज द पावर दैट आर सब्जेक्ट टू ड्यूटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज आर्टिकल एंड एक्ट। वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उन्हीं पावर को एक्सरसाइज करते हैं अपनी एक लिमिट में रहकर जो कि कंपनी के आर्टिकल में बताई गई होती है, उसी के अंदर रहकर काम करते हैं। For instance, they may make contract on behalf of company and they will not be personally liable as they act within the scope of their authority। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और ना ही वो पर्सनली लायबल भी नहीं होते उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर उन्होंने अपनी पावर के अंदर रहकर कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। बट इफ दे कॉन्ट्रैक्ट इन देयर ओन नेम और फॉल टू एक्सक्लूड पर्सनल लाइबिलिटी दे ऑल्सो विल बी लायबल। लेकिन अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फिर अपनी पर्सनल लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करना भूल गए, मतलब जो कंपनी ने उनको पावर बताई थी उससे बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर इस केस में वो पर्सनली भी लायबल हो जाते हैं। इफ द डायरेक्टर एक्सीड देयर अथॉरिटी द सेम एक्ट कैन बी रेटिफाइड बाय कंपनी। अगर डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर लेता है, मतलब अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई भी काम कर लेता है, तो कंपनी उसे रेक्टिफाई एक बार को कर सकती है। बट इफ दे डू समथिंग बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम कर लिया जो कंपनी के ही ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है, मतलब कंपनी की ही पावर में नहीं है, तो द एक्ट इज अल्ट्रावायर एंड कंपनी कैन नॉट रेटिफाई द सेम। तो ऐसे एक्ट जो होता है वो अल्ट्रावायर होता है और उसे कंपनी भी रेक्टिफाई नहीं कर पाती फिर। But director are not agent for the individual shareholder, they are the agent of company, the artificial person। लेकिन जो ये डायरेक्टर एज एजेंट बोला है, ये अब कंपनी के डायरेक्टर जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी का एजेंट के रूप में काम करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर का एजेंट बनकर काम नहीं करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज ट्रस्टी। तो द डायरेक्टर हैव ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ट्रस्टी बट दे डू नॉट आर ट्रस्टी इन फुल सेंस ऑफ द टर्म in which in as much as no proprietary right of company's property are transferred to them and therefore they enter into contract on behalf of company and in name of the company। अब डायरेक्टर क्या है, एज अ ट्रस्टी भी काम करते हैं लेकिन बिल्कुल पूरे ट्रस्टी नहीं बने होते, क्योंकि जो कंपनी के एसेट होते हैं उनके ऊपर इनका कोई भी राइट नहीं होता है। ये सिर्फ एज अ ट्रस्टी वर्क करते हैं, इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है कंपनी की। इसलिए इन्हें जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है, डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी बनके ये कंपनी के नाम पर ही एंटर करते हैं और कंपनी के बिहाफ पर ही एंटर करते हैं। On the other hand, in the case of trust, the legal ownership of trust property is transferred to trustee and therefore he can enter into contract in own name, but whatever he does for the benefit of the beneficiary। लेकिन वहीं जो अगर ट्रस्टी की बात करी जाए तो ट्रस्टी के केस में क्या होता है, जितनी भी लीगल ओनरशिप होती है ट्रस्ट के प्रॉपर्टी की, वो सारी ट्रस्टी को ट्रांसफर कर दी जाती है और फिर वो अपने नाम से एंटर करता है। लेकिन कंपनी के केस में जब डायरेक्टर ट्रस्टी का काम करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। Although directors are not trustee in real sense in term, they occupy an office of trust and are in certain respect in position of trustee of company। तो वही बोला है, डायरेक्टर जो होते हैं वो रियल सेंस में ट्रस्टी नहीं होते, बस एक तरीके से वो ट्रस्ट का ऑफिस होल्ड करते हैं और कंपनी के लिए एज अ ट्रस्टी ही काम करते हैं, लेकिन पूरी पावर उनके पास ट्रस्टी वाली नहीं होती है। A director is no way trustee for individual shareholder except when the former induced the latter by misrepresentation to sell the share to him। डायरेक्टर किसी भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए एज अ ट्रस्टी काम नहीं करते हैं। एक केस में हो सकता है जब वो उस शेयर होल्डर ने उसे मिस रिप्रेजेंट करके ये बोला हो कि वो अपने शेयर तुम्हें बेच देगा, तब वो ऐसा काम करते हो, तो फिर वो एज अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए भी ट्रस्टी हो जाता है, लेकिन वो भी फ्रॉड से। एक्चुअल सेंस में कोई भी डायरेक्टर इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए एज अ ट्रस्टी वर्क नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर। तो डायरेक्टर आर आल्सो समटाइम डिस्क्राइब्ड एज मैनेजिंग पार्टनर। डायरेक्टर को कई बार मैनेजिंग पार्टनर भी डिफाइन करा जाता है। इन दिस सेंस अ कंपनी इज कंसीडर्ड अ पार्टनरशिप फर्म एज वन और मोर पार्टनर में मैनेज द अफेयर ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। सिमिलरली अ फ्यू शेयर होल्डर हु आर इलेक्टेड डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर कैसे होते हैं, तो इस केस के अंदर जो कंपनी होती है उसे एक पार्टनरशिप फर्म माना जाता है और जैसे फर्म के अंदर
जो फर्म के अफेयर होते हैं उन्हें पार्टनर मिलकर चलाते हैं, वैसे ही कंपनी के अंदर भी कुछ शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और फिर वो लोग कंपनी के अफेयर को चलाते हैं, तो इसलिए इन्हें डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर भी बोला जाता है। दे मैनेज द अफेयर ऑफ कंपनी ऑन देयर बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर शेयर होल्डर हु इलेक्ट देम। तो वो अपने बिहाफ पर और दूसरे शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी के अफेयर्स को चलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डायरेक्टर एज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉयड बाय कंपनी नॉर एज दे सर्वेंट ऑफ द कंपनी और मेंबर ऑफ द कंपनी स्टाफ। वैसे तो डायरेक्टर को ये बोला जाता है वो ना तो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं और ना ही कंपनी उन्हें एम्प्लॉयमेंट पे रखती है, ना वो एक तरीके के सर्वेंट होते हैं, वो कंपनी के स्टाफ या मेंबर भी नहीं होते हैं। अ डायरेक्टर कैन हाउएवर होल्ड अ सैलरीड एम्प्लॉय और एन ऑफिस इन एडिशन टू दैट डायरेक्टरशिप which may for this purpose may came an employee or servant, and in such case he would enjoy right given to employees such as, but his directorship and his right though his directorship are quite separate from his right as an employee। तो जो डायरेक्टर होता है उसे हम कभी भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कहते हैं, तो वो चाहे तो कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप के साथ साथ कोई अपना एम्प्लॉय वाली जॉब भी कर सकता है, तो वो कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता है, लेकिन उससे ना तो उसके जो डायरेक्टरशिप वाले राइट हैं वो खत्म हो जाते हैं, बल्कि उसे एम्प्लॉय वाले राइट भी मिल जाते हैं। Thus, he is entitled to remuneration and other benefit administrable to him as an employee in addition to his remuneration as director under this act। तो उसको फिर क्या मिलने लगता है, एम्प्लॉय की रिम्यूनरेशन भी मिलने लगती है, एम्प्लॉय वाले बेनिफिट भी मिलने लगते हैं, साथ में उसे डायरेक्टर वाले बेनिफिट तो होते ही है। फिर है डायरेक्टर एज ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर आर ट्रीटेड एज ऑफिसर ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर है उसे हम कंपनी का ऑफिसर भी कहते हैं। ऑल्सो डायरेक्टर आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट एज में बिकम लायबल टू सर्टेन पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो डायरेक्टर है उसे ऑफिसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब अगर कंपनी किसी चीज की कंप्लाई नहीं करती है तो डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टीज आती हैं, इसलिए उसे कंपनी का ऑफिसर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है अब आपका, ये तो हो गया आपके डायरेक्टर का रोल क्या क्या होता है। अब है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो द एक्ट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्टर। ऑल्सो द एक्ट इम्पोजेज नो शेयर क्वालिफिकेशन ऑन द डायरेक्टर। जो एक्ट है उसने ना तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है और ना ही किसी एकेडमिक और ना ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि अगर किसी को डायरेक्टर बनना है कि ये उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अनलेस द कंपनीज आर्टिकल कंटेन अ प्रोविजन टू दैट इफेक्ट अ डायरेक्टर नीड नॉट बी शेयर होल्डर अनलेस ही विशेस टू बी एन वॉलंटरली। क्या बोला है, तो कंपनी के अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं दी गई है तो जो डायरेक्टर है उसे ये जरूरी नहीं है कि वो उसका शेयर होल्डर होना जरूरी है। अगर कोई शेयर होल्डर नहीं है वो भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। बट द आर्टिकल यूजुअली प्रोवाइड फॉर मिनिमम शेयर क्वालिफिकेशन। लेकिन जो आर्टिकल है कंपनी का वो सारी कंपनियों का आर्टिकल एक क्वालिफिकेशन जरूर रखता है कि किसी पर्सन के पास इतने शेयर होने जरूरी है उस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए। Thus, Regulation 66 of Table A provide that director must hold at least one share in a company। रेगुलेशंस को मानने के लिए क्या करा गया है, हर डायरेक्टर के पास कम से कम एक शेयर तो होना ही चाहिए कंपनी का। If a director fail to obtain his share qualification within 2 months, he vacate of office automatically on expiry of 2 months from the date of his appointment. And if he acts as director after the expiry of 2 months without taking the qualification of share, he is liable to fine up to 5,000 for every day until he stop acting as such। तो क्या होता है, अगर कोई डायरेक्टर है वो मिनिमम शेयर की जो क्वालिफिकेशन है उसे मीट आउट नहीं करता है 2 महीने तक, जब उसकी अपॉइंटमेंट कर ली गई उसके 2 महीने के अंदर तक उसने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए जितनी भी आर्टिकल के अंदर मेंशन है शेयर होने चाहिए डायरेक्टर के पास, उस रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली उसे डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फिर भी ऑफिस भी वैकेंट नहीं करता है, 2 महीने के बाद भी डायरेक्टर बना रहता है, तो हर डे के अकॉर्डिंग जब तक वो ऑफिस को वैकेंट नहीं कर देता या क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई नहीं कर लेता तब तक उस पर 5,000 रुपए हर डे के हिसाब से फाइन लगता रहेगा, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई डायरेक्टर होने की। अब सेक्शन 274 has laid down certain disqualification and therefore the following person are incapable of being appointed as director of company। अब सेक्शन 274 ने कुछ प्रोविजंस बताई हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन के अंदर मतलब कौन कौन पर्सन है जो डिस्क्वालीफाई हैं, जो डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहला है अ पर्सन फाउंड बाय कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड का घोषित है, मतलब एक तरीके से पागल घोषित हो रखा है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो रखा है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु हैज अपील टू बी एडजस्ड और इंसॉल्वेंट,
ऐसा पर्सन जिसने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, अपील डाल रखी है कोर्ट के अंदर, उस इंसॉल्वेंट घोषित होने की, वो भी नहीं बन सकता है। अ पर्सन हु हैज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल turpitude and sentenced in respect thereto imprisonment for not less than 6 months and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of sentence। क्या बोला है, कोई भी पर्सन जो कि किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है कोर्ट के अंदर और उसे कम से कम 6 महीने से कम ज्यादा की जेल हैगी एक तरीके से, और अभी तक उसे 5 साल नहीं हुए हैं ये ऑफेंस किए हुए, वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। A person who has failed to pay call on share held by him whether alone or jointly with other for 6 months from the date fixed for the payment। अगर कोई पर्सन है उसने कंपनी के शेयर की जो कॉल हैगी उसकी पेमेंट नहीं करी है 6 महीने तक, तो फिर वो पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। A person who has been disqualified by court under section 203 which empower the court to restrain fraudulent person from managing companies unless they leave the court has been obtained from his appointment। कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कोर्ट के अंदर सेक्शन 203 के अंदर डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, इस वजह से ये डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। Such person is already a director of public company which has not filed the annual account and annual return of any continuous 3 financial year। अगर वो पर्सन पहले से किसी पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है और उस कंपनी ने 3 साल तक अपने एनुअल रिटर्न और एनुअल अकाउंट सबमिट नहीं करे हैं, तो वो पर्सन अब किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। हैज फेल्ड टू रिपे दैट इट्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन ड्यू डेट, रिडीम इट्स डिबेंचर ऑन ड्यू डेट और पे डिविडेंड एंड सच फेलियर कंटिन्यू फॉर 1 ईयर और मोर। कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने डिपॉजिट को रिपे नहीं कर पाता है, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट या पेमेंट ड्यू है वो नहीं कर पाता है, डिविडेंड नहीं पे कर पाता है 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो ये आपकी 8 डिस्क्वालिफिकेशन बताई है कि कौन कौन पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन वाला कंप्लीट हो गया। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो किस तरीके से अपॉइंट करा जाता है। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब अभी नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके अंदर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। द फर्स्ट डायरेक्टर आर यूजुअली नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसका जो नेम होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। द आर्टिकल में हाउएवर instead of naming the first director confer power on subscriber or majority of them to appoint the director। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर नाम मेंशन नहीं है तो फिर वो जो शेयर होल्डर होते हैं या मेजर सब्सक्राइबर होते हैं जो आर्टिकल के, उन्हें पावर दे देता है कि तुम में से जो भी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वोट करके जिसे भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे वो कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। वेयर द अपॉइंटमेंट इज टू बी मेड बाय मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर द मेजोरिटी ऑफ देम एंड नॉट ओनली द क्वारम फिक्स्ड बाय आर्टिकल शुड बी प्रेजेंट इफ द अपॉइंटमेंट टू बी वैलिड। क्या बोला है, अगर ये प्रोविजन डाल दी है आर्टिकल के अंदर कि मेजोरिटी के द्वारा सब्सक्राइबर की मेजोरिटी के द्वारा डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा तो फिर वो अपॉइंटमेंट वैलिड अपॉइंटमेंट मानी जाती है। फर्दर इफ द आर्टिकल neither name them or not they contain a provision for their appointment by the subscriber and table A is excluded then the subscriber to memorandum who are individual are deemed to be the first director of the company until the director are duly appointed by general meeting of the company in accordance with provision of section 255। क्या बोला है, ना तो आर्टिकल के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम दिया, ना ही ये प्रोविजन दी कि मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो डायरेक्टर अपॉइंट करा जाएगा। तो क्या होगा, जो भी सब्सक्राइबर के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होंगे वो सभी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे जब तक कंपनी का कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोविजन है आपकी फर्स्ट डायरेक्टर से रिलेटेड कि कोई भी जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो किस तरीके से अपॉइंट करा जाएगा कंपनी का। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी का सब्सिक्वेंट डायरेक्टर मतलब फर्स्ट डायरेक्टर हो गया 1 साल हो गया कंपनी को, उसके बाद अब अगर दोबारा से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है किसी को तो किस तरीके से करा जाएगा। तो सेक्शन 255 एंड 265 प्रोवाइड फॉर 3 अल्टरनेट स्कीम फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी और ऑफ अ पब्लिक कंपनी। दीज स्कीम्स आर, तो सेक्शन 255 एंड 65 है वो 3 तरीके बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा किसी भी पब्लिक कंपनी का या प्राइवेट कंपनी का, चाहे वो सब्सिडरी हो या सब्सिडरी हो किसी भी पब्लिक कंपनी की। उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किस तरीके से क्रिएट करा जाएगा। तो सबसे पहले ऑल द डायरेक्टर रिटायर एट एवरी जनरल मीटिंग। या तो ये प्रोविजन हो सकती है कि जितने भी डायरेक्टर होंगे वो हर जनरल मीटिंग पर रिटायर हो जाएंगे और हर जनरल मीटिंग पर नए डायरेक्टर अपॉइंट करे जाएंगे,
या फिर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी पर्सन हु इज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू रिकमेंडेशन बाय रिटायरमेंट बाय द रोटेशन। या फिर दूसरी प्रोविजन क्या है कि जितने भी डायरेक्टर हैं उनके 2/3 डायरेक्टर रोटेशन के द्वारा हर बार रिटायर करे जाएंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। या फिर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटिंग बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग और अदरवाइज एंड शैल बी डायरेक्टर ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर एट अ टाइम। क्या बोला है? या फिर जो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर रहेंगे वो अपॉइंट करेंगे प्रोपोर्शनल बेसिस पर अपने सिंगल वोट, जो उनका सिंगल वोटिंग राइट होता है उसके थ्रू डायरेक्टर को, जो कि 3 साल तक डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड करेगा। तो ये 3 स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करी जाती है। The remaining director in second and third are the director generally of pure private company unless otherwise provided in article must also be appointed by company in general meeting। जो सेकंड और थर्ड में 2/3 का तो इन्होंने बता दिया, जो बाकी 1/3 रह जाते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से प्योर प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। वो जो डायरेक्टर होते हैं वो जनरल मीटिंग में वो अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोविजन की फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट करा जाएगा। अब है रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या हैं? तो सेक्शन 266 स्टेट दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय द आर्टिकल और नेम्ड एज डायरेक्टर इन प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस अनलेस बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस or filing the statement in lieu of prospectus he has signed and filed with registrar a consent in writing to act as director and either। क्या बोला है? कोई भी पर्सन को हम तब तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं चाहे तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग, चाहे प्रोस्पेक्टस में नाम दे दिया हो या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस में नाम दे दिया हो, कहीं भी नाम दे दिया हो, लेकिन उस पर्सन को हम तब तक एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक वो पर्सन राइटिंग में अपनी कंसेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट ना कर दे कि हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर साइन द मेमोरेंडम फॉर हिज क्वालिफिकेशन शेयर इफ एनी, taken his qualification share if any from the company and paid off agreed to pay for them। क्या बोला है? या तो वो रिटर्न कंसेंट दे दे रजिस्ट्रार के पास कि हाँ मैं कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर इनमें से कोई चीज करे कि या तो वो मेमोरेंडम में जितनी क्वालिफिकेशन दिया उतने शेयर परचेज कर ले, उन शेयर के लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। साइंड एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार आर रिटर्न अंडरटेकिंग टू टेक फ्रॉम द कंपनी हिज क्वालिफिकेशन शेयर इफ एनी और पे फॉर देम, या रजिस्ट्रार के पास कंसेंट सबमिट कर दे कि हाँ मैं इस कंपनी के इतने जितने मिनिमम डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है उतने शेयर परचेज करूंगा। या मेड एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड एफिडेविट टू इफेक्ट दैट हिज क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर आर रजिस्टर्ड इन हिज नेम, या फिर एफिडेविट सबमिट कर दे रजिस्ट्रार के पास कि हाँ मेरे ये क्वालिफिकेशन शेयर के लिए रजिस्टर कर ली जाए। तो इस केस में ये रिस्ट्रिक्शन है, जब तक ये सारे काम एक पर्सन नहीं करता है इनमें से कोई काम, तब तक वो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टर थे, मैंने इसके आपका मेन कंटेंट आपको बता दिया था। ठीक है, कि जो डायरेक्टर में भी रिमूव्ड हुआ है, 3 तरीके से रिमूव किया जा सकता है, शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट और सीएलबी। आज इन्हें डिटेल में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले रिमूवल बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कब डायरेक्टर को रिमूव करते हैं? तो सेक्शन 284 प्रोवाइड दैट कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग आफ्टर स्पेशल नोटिस रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्या बोला है? सेक्शन 284 के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग के अंदर अगर एक स्पेशल नोटिस पहले डायरेक्टर को दे दिया जाए, उसके बाद कंपनी के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर को हटाया जा सकता है उसका टर्म खत्म होने से पहले। ऑन रिसीट ऑफ स्पेशल नोटिस द कंपनी मस्ट फॉरविथ सेंड अ कॉपी देयरऑफ टू द डायरेक्टर कंसर्न टू इनेबल हिम टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। अब जब स्पेशल नोटिस दिया जाएगा डायरेक्टर को इसके बारे में कि तुम्हें हटाया जा रहा है तुम्हारे टर्म से पहले, तो उस टाइम पर डायरेक्टर को एक रिप्रेजेंटेशन का मौका भी दिया जाएगा। If he make a representation in writing and request the company to notify to its member, the company must, unless it received it too late for it, send the member state the fact for representation in any notice of resolution given to the member। अब अगर डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया और डायरेक्टर ने रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन दिया है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वो सब रिप्रेजेंटेशन सारे मेंबर्स को भेजना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे डायरेक्टर को हटाना चाह रहे हैं और डायरेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन है उस चीज के लिए। It should also send a copy of representation to every member of the company to whom notice of meeting is sent। और उसके साथ साथ ये नोटिस किसे और देना पड़ेगा? वो उन सभी मेंबर्स को जिनमें मीटिंग में इंक्लूड करा गया था। If the representation is not sent aforesaid, the company must at instance of director concerned read it out at the meeting। अगर कंपनी उस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में नहीं भेजती है तो फिर डायरेक्टर के कहने पर कंपनी को वो जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है वो डायरेक्टर मीटिंग के अंदर रीड आउट करेगा
द डायरेक्टर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू बी हियर्ड ऑन रिजोल्यूशन एट द मीटिंग, और डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर और किस चीज के लिए इंटाइटल होता है कि मीटिंग के अंदर जो रिजोल्यूशन हुआ है उसे उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दी जाएगी। The vacancy caused by removal of director may be filled at same meeting, and if so filled, the person appointed thereto will only hold office for residual period of the removed director. अब अगर डायरेक्टर को रेजोल्यूशन पास करके हटा दिया जाता है तो उसी मीटिंग के अंदर उस वैकेंसी को फिल करने के लिए नए डायरेक्टर को भी चूज किया जा सकता है, और जो नया डायरेक्टर होगा वो सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए डायरेक्टर रहेगा जितना बाकी का पीरियड रह गया था रिमूव हुए डायरेक्टर का। उसके बाद दोबारा जब वो टर्म आएगी, मतलब पुराने वाले डायरेक्टर का टर्म पूरा हो जाएगा, उसके बाद चाहे न्यू ही डायरेक्टर क्यों ना अपॉइंट हुआ हो, इसे भी दोबारा से चूज करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड तरीका है रिमूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 204 प्रोहिबिट सर्टेन पर्सन फ्रॉम एक्टिंग और बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड प्रोवाइडेड फॉर देयर रिमूवल ओनली इफ दे वर कन्विक्टेड टू ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रेपिट्यूड। क्या बोला है, प्रोविजन 203 और 204 के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को डायरेक्टर की पोजीशन पर अपॉइंट होने से मना किया गया है, और अगर वो अपॉइंट होते हैं तो मतलब डायरेक्टर होते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा अगर वो कुछ भी ऑफेंस करते हैं जो कि मॉरल ट्रेपिट्यूड हो, मतलब मॉरल एक तरीके से जनरल पब्लिक की मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट हो। इन ऑल दोज केसेस कन्विक्शन ऑफ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट बाय द कोर्ट इज द प्रीरिक्विजिट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट वैकेशन ऑफ द ऑफिस। अब जो ये मॉरल ऑफेंस है या नहीं है, इसके लिए जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो माना जाएगा, फिर उसका डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट करवाया जाएगा। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ गिल्ट इन क्रिमिनल केस इज एसेंशियल एंड वेरी ऑफन सच पर्सन एज मे गो स्कॉट फ्री इन द स्पाइट ऑफ माल प्रैक्टिसेस। क्या बोला है, अगर क्रिमिनल केस है कोई तो उसके लिए प्रूफ की जरूरत है, कि मेल प्रैक्टिसेस करी है तो उसके लिए भी प्रूफ की जरूरत है, उसे गिल्ट फील कराने के लिए, मतलब गिल्ट साबित करने के लिए, और उसके बाद फिर उसे डायरेक्टर की पोजीशन से हटाया जाएगा। The finding of CLB will enable the central government to take quick action against person involved in case of fraud. अगर फ्रॉड का केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट एक्शन की पावर होती है कि वो उस पर्सन को डायरेक्टली डायरेक्टर की पोजीशन से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल बाय कंपनी लॉ बोर्ड। तो सेक्शन 402 बी empower the CLB to remove some managerial person when an application to be made for prevention of operation and mismanagement under section 397 and 398। CLB के पास, कंपनी लॉ बोर्ड के पास भी पावर होती है कि अगर सेक्शन 397 398 के अंदर कंप्लेन करी गई है डायरेक्टर से रिलेटेड तो वो डायरेक्टर को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। Under this section, if CLB find that relief ought to be granted, it may terminate, set aside, or modify any agreement between the company and managing director or any other director or the manager। इस सेक्शन के अंदर CLB को अगर ये फाइंड करते हैं कि जो हमारे मैनेजिंग पर्सन हैं कंपनी के, वो किसी भी तरीके से किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है या किसी मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो फिर वो उन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं और उनके एग्रीमेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। When appointment of managerial person is so terminated or set aside, he can neither sue the company for damages or compensation for loss of office, nor he appointed except with the leave of CLV in any managerial capacity in the company for a period of 5 years from the date of order terminating or setting aside his contract with the company। क्या बोला है, अब अगर कंपनी लॉ बोर्ड ने ऐसे किसी भी डायरेक्टर को हटाया है तो वो डायरेक्टर ना तो कंपनी को स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए, ना कंपनसेशन के लिए, ना ही ऑफिस लॉस के लिए, और ना ही वो पर्सन दोबारा से 5 साल तक अपॉइंट हो सकता है एज अ डायरेक्टर इन द सेम कंपनी। Also, the removed director shall not entitled to claim any compensation from the company for losses his office। और किसी भी तरीके का वो compensation या damages claim नहीं कर सकता कंपनी से। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके थे जिनके थ्रू डायरेक्टर को हटाया जा सकता है, जिन जिन केसेस में कंपनी के डायरेक्टर को उसके टर्म खत्म होने से पहले भी हटा देते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर एंड टू डू ऑल सच एक्ट एंड थिंग्स दैट द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू। सिर्फ एक केस छोड़कर, मतलब जब अलग से कोई प्रोविजन दे दी हो वो छोड़कर, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनके पास वो सारी पावर होती हैं, वो सारे राइट और अथॉरिटीज होती हैं जो कि एक कंपनी कर सकती है। कंपनी के जो जो राइट्स हैं, पावर्स हैं और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी कंपनी के पास पावर्स और राइट्स होते हैं वो सारे पावर और राइट डायरेक्टर के पास होते हैं। वो कंपनी के बिहाफ पर वो सारे काम कर सकते हैं जो जो एक कंपनी के लिए राइट्स हैं। ठीक है, however the board cannot exercise any power or do any act thing which is directed or not required
whether by this or any other act or by memorandum or article of the company or otherwise to be exercised or done by company in general meeting। लेकिन कोई भी ऐसा काम वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते जो कि या तो एक्ट में मना कर रखा हो या कंपनी के मेमोरेंडम में मना कर रखा हो या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मना कर रखा हो। और ऐसा कोई भी काम जो सिर्फ कंपनी जनरल मीटिंग में कर सकती है, ऐसा कोई भी काम डायरेक्टर नहीं कर सकते फिर अगर वो मेंशन करी गई है चीज पहले से ही या तो आर्टिकल में, मेमोरेंडम में या एक्ट में। Thus, the board may exercise all power of the company and can do all such act and thing that the company can do। तो इससे क्या पता लगता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक कंपनी के लिए राइट्स हैं और उसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में आते हैं। बट द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर शैल बी कॉन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। लेकिन कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के साथ कंप्लाई करके करना होगा वो काम। और एनी अदर एक्ट एंड मेमोरेंडम आर्टिकल एंड रिजोल्यूशन ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग। और अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल है या कोई रिजोल्यूशन है जनरल मीटिंग में तो फिर उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी प्रोविजन दी है तो फिर वो काम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते। Section 292 provide that the board of director of a company shall exercise the following power on behalf of company and it shall do so only by means of resolution passed at meeting of the board। कि अब आपको कुछ काम बताए हैं कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पर क्या क्या एक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उनकी पावर्स में होता है। नंबर 1 है पावर टू मेक कॉल्स और ऑन द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर। अगर शेयर होल्डर की अभी कोई कॉल बाकी है शेयर के ऊपर तो वो कॉल को मंगा सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं शेयर होल्डर से। पावर टू बायबैक इट शेयर अंडर सेक्शन 77A 77A के अंदर जो बायबैक करा जाता है वो डायरेक्टर करवा सकते हैं। द पावर टू इशू डिबेंचर, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। पावर टू बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के अलावा किसी और भी तरीके से मनी को बोरो कर सकते हैं डायरेक्टर। पावर टू इन्वेस्ट फंड ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो फंड है उन्हें सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। द पावर टू मेक लोन्स, लोन क्रिएट कर सकते हैं कंपनी के, मतलब कंपनी की तरफ से लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं और कंपनी के लिए लोन ले भी सकते हैं। तो ये आपकी 6 पावर बताई गई हैं। इसके अलावा भी कई सारी पावर होती हैं। Beside the power specified in section 292, there are certain other power also which can be exercised only at the meeting of the board। इसके अलावा भी कई सारी पावर होती हैं जो कि बोर्ड की मीटिंग के टाइम पर एक्सरसाइज की जा सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पावर ऑफ फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड, अगर बोर्ड के अंदर कोई भी कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, मतलब किसी डायरेक्टर की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो वो फिल कर सकते हैं बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सैंक्शनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, अगर कोई डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सैंक्शन करवा सकते हैं। द पावर टू रिकमेंड द रेट ऑफ डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के अप्रूवल के साथ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी के डिविडेंड का रेट डिसाइड कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं उससे रिलेटेड। तो ये आपकी पावर्स हैंगी डायरेक्टर की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। अब पावर्स के बाद बात आती है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले आती है टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सेक्शन 75 चार्जेस अ कंपनी टू फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे अ रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ स्टार्टिंग द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर। फेलियर टू फाइल सच रिटर्न शैल मेक डायरेक्टर लायबल टू ऑफिसर इन डिफॉल्ट। जो कंपनी ने किसी भी टाइप की अगर अलॉटमेंट करी है सिक्योरिटीज की तो उसकी रिटर्न कंपनी को फाइल करनी होती है 30 दिनों के अंदर, जो कि कौन करता है? डायरेक्टर फाइल करता है। अगर डायरेक्टर ऐसा नहीं करता है तो वो कौन बन जाता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन जाता है और उसके ऊपर फिर फाइन और पेनल्टी जो कुछ भी होती है वो लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर नॉट टू इशू ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और शेयर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। कोई भी ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या ऐसे शेयर जो 10 साल के बाद रिडीमेबल हो, ऐसे कोई भी शेयर डायरेक्टर इशू नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 80 फोरबिड अ कंपनी टू इशू ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल बियॉन्ड 10 ईयर। डायरेक्टर मेकिंग एनी सच इशू में बी हेल्ड लायबल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड में सब्जेक्ट टू फाइन अप टू ₹1000। अगर कोई भी डायरेक्टर ऐसा काम करता है जिसमें वो क्या कर रहा हो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हो या ऐसे शेयर इशू कर रहा हो जो कि 10 साल के बाद रिडीमेबल होंगे, तो उस केस में उस डायरेक्टर के ऊपर फिर पेनल्टी लग जाती है, 1000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट है टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। तो अ डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड इन ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी मस्ट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट टू द बोर्ड। द डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड आफ्टर ही बिकम इंटरेस्टेड। अगर डायरेक्टर ने कंपनी की ट्रांजैक्शन में किसी भी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है, मतलब इन्वॉल्व है वो डायरेक्टर किसी भी तरीके से, और उसका कोई फायदा हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, तो उस चीज के बारे में उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना पड़ेगा। जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके
इंटरेस्ट के बाद की, उसके अंदर उसे ये चीज डिस्क्लोज करनी होगी। फिर है टू डिस्क्लोज रिसिप्ट फ्रॉम ट्रांसफरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 319 प्रोवाइड दैट एनी मनी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर फ्रॉम द ट्रांसफरी in connection with the transfer of company property or undertaking must be disclosed to member of the company and approved by the company in general meeting, otherwise the amount shall be held by the director in trust of the company। क्या बोला है, अगर डायरेक्टर को कोई भी मनी रिसीव्ड होती है किस चीज से, जिसमें उसने अपनी ट्रांसफरी से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसमें उसका कोई भी फायदा होता है, मतलब एक तरीके से कंपनी ने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है डायरेक्टर के बिहाफ पर और डायरेक्टर को किसी भी टाइप का उसमें बेनिफिट होता है तो उसके बारे में बोर्ड को बताना पड़ेगा और वो मनी को कंपनी के अकाउंट्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू डिस्क्लोज रिसिप्ट ऑफ कंपेंसेशन फ्रॉम ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स। So if the loss of the office result out from transfer of all the shares of a company, its director would not receive any compensation from transferee unless the same has been approved by company in general meeting before the transfer take place। क्या बोला है, अगर कोई लॉस होता है कंपनी को और उस किस केस के अंदर, जब वो कुछ ट्रांसफरी को शेयर ट्रांसफर कर रही है कंपनी, तो कंपनी या डायरेक्टर उस लॉस की भरपाई ट्रांसफरी से नहीं करेंगे। अगर कंपनी डायरेक्टर उस ट्रांसफरी से कोई भी अमाउंट लेते हैं उस लॉस के लिए, तो फिर उसके बारे में क्या करना होगा, कंपनी की मतलब कंपनी को एक तरीके से बताना पड़ेगा और पहले जनरल मीटिंग के अंदर उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना फिर वो एक लाइबिलिटी ऑफिसर इन डिफॉल्ट वाला केस हो जाता है। फिर है ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, तो द डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑफ कंपनी इंप्लाइज द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन फुटिंग दैट द कंपनी वुड बी कंटिन्यू एज गुड कंसर्न। जो भी डायरेक्टर हैं वो गुड फेथ में कंपनी के साथ काम करेंगे, किसी भी तरीके का फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मिस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कंपनी के किसी भी चीज को, और हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, उसी के फायदे के लिए काम करेंगे। ड्यूटी ऑफ केयर, तो अ डायरेक्टर मस्ट डिस्प्ले केयर इन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क असाइंड टू हिम। ही इज हाउएवर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर बट दैट मच केयर ओनली विच अ ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन वुड टेक इन हिज ओन केस। क्या बोला है, ड्यूटी ऑफ केयर मतलब जो भी काम करेंगे कंपनी के लिए डायरेक्टर जो हैं वो कंपनी के लिए वो केयर के साथ करेंगे, लेकिन केयर सिर्फ उतनी ही दिखानी है कि जितना एक ऑर्डिनरी मैन दिखाता है अगर वो अपना खुद का काम करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक केयर की ड्यूटी होती है कि एक तरीके से काम करेंगे कंपनी के साथ। ठीक है, फिर है डेट ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, तो अ नंबर ऑफ पावर ऑफ कंपनी आर एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। Although a director is not expected to attend all the meeting, but if he failed to attend 3 consecutive meetings or all meeting of a period of 3 months, whichever is longer, without permission, his office shall automatically fall vacant। डायरेक्टर की एक ड्यूटी होती है कि उन्हें बोर्ड की मीटिंग भी अटेंड करनी होती है। अगर कोई भी डायरेक्टर है वो 3 मीटिंग लगातार की 3 मीटिंग अटेंड नहीं करता है, मतलब एक साथ 3 मीटिंग हो रही हैं तीनों अटेंड नहीं करी, या फिर 3 महीने के अंदर जो भी मीटिंग हो रही है वो अटेंड नहीं करी है, तो वो डायरेक्टर को उसका जो ऑफिस होता है वो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाता है। ये मान लिया जाता है वो डायरेक्टर है ही नहीं इस कंपनी का और उसे एक तरीके से रिटायर कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, तो डायरेक्टर बीइंग एन एजेंट इज बाउंड बाय मैक्सिमम डेलीगेटियस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगरी विच मीन्स अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, द डायरेक्टर मस्ट परफॉर्म हिज फंक्शंस पर्सनली। क्या बोला है, डायरेक्टर अपनी किसी भी ड्यूटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यह माना जाता है जो डायरेक्टर है उसे कंपनी ने अपनी ड्यूटीज डेलीगेट कर रखी हैं। वो एक डेलीगेट जिसे ड्यूटी डेलीगेट हो रखी है वो किसी और को अपनी ड्यूटीज डेलीगेट नहीं कर सकता है। तो फिर ये एक प्रोविज़न बन जाती है कि जो कंपनी का डायरेक्टर है वो अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट नहीं करेगा, उसका जो भी फंक्शन है वो पर्सनली परफॉर्म करेगा। डायरेक्टर में हाउएवर डेलीगेट इन फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस बताए हैं कब कब एक डायरेक्टर है वो अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट कर सकता है। तो वेयर परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ कंपनी, या तो कंपनी के आर्टिकल में दिया हो या कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविज़न दी हो तो डायरेक्टर अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट कर सकता है। Having regard to existence of business, certain function may be delegated to other official of the company। या बिजनेस के कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो डेलीगेट करके ही काम करवाए जा सकते हैं, तो उस केस में डेलीगेट कर सकता है। इसके अलावा डायरेक्टर अपनी किसी भी ड्यूटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी 9 ड्यूटीज बताई हैं कि डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं सारी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का। तो एज पर सेक्शन 153 ऑफ कंपनीज एक्ट, एन इंडिविजुअल हु विशेस टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट हैव टू ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाइंग फ्रॉम DIR 3 टू सेंट्रल गवर्नमेंट।
कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी का अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली DIR 3 फॉर्म फिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। MCA 21 पोर्टल फैसिलिटेट द सबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन। जो ये DIR 3 फॉर्म फिल करा जाएगा, ये कहाँ फिल करा जाएगा, जो MCA का पोर्टल है वहाँ पर फिल करा जाएगा, वहाँ से वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ DIN विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सारी कंडीशन ये देख लेती है कि जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है वो सारी कंडीशन फुलफिल करी गई हैं, कर रहा है, वो एलिजिबल है DIN के लिए, तो 1 महीने के अंदर DIN उसे इश्यू करना पड़ता है उस पर्सन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन मोर देन 1 DIN। तो सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 155 ऑफ एक्ट अ पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 DIR। जो कोई भी पर्सन एक से ज्यादा DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं रख सकता। एक पर्सन के पास एक ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वंस अ DIR इज अलॉटेड टू अ पर्सन ही कैन नॉट सीक फॉर अलॉटमेंट ऑफ अनदर नंबर। एक पर्सन को अगर एक DIR मिल गया है तो वो दूसरा DIN नहीं ले सकता, IR नहीं DIN है ये। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टर टू इन्फॉर्म DIN। तो सेक्शन 156 ऑफ एक्ट मैंडेट दैट एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैज टू इन्फॉर्म हिज हर DIN टू ऑल द कंपनी वेयर ही इज एक्टिंग एज डायरेक्टर विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ DIN फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला है, अगर डायरेक्टर ने एप्लीकेशन फाइल करी थी डायरेक्टर बनने से पहले और उसे DIN मिल गया है तो उस पर्सन को 1 महीने के अंदर अंदर सभी कंपनीज में जहाँ पर भी वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो रखा है उन सभी कंपनीज में अपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बताना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंपनी टू इन्फॉर्म DIN टू ROC। तो आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ DIN द कंपनी हैज टू सबमिट द डिटेल ऑफ DIN टू ROC और अथोराइज्ड ऑफिस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ई फॉर्म DIR 3C विद इन 15 डेज आफ्टर इंटीमेशन ऑफ DIN बाय डायरेक्टर। अब डायरेक्टर ने अपना DIN कंपनी को बता दिया तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 15 दिनों के अंदर अंदर DIR 3C फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसे बताएगा कंपनी के डायरेक्टर के DIN के बारे में। The e-form has to digitally signed either by company secretary of the company और company secretary in practice। जो ये DIR 3C फॉर्म है ये साइन किसके द्वारा होना चाहिए, या तो कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी की सेक्रेटरी है, या फिर जो कंपनी का सेक्रेटरी नहीं है लेकिन कंपनी सेक्रेटरी है एज इन प्रैक्टिस, तो उसके द्वारा ये साइन होना चाहिए। If company fails to do so, there is a provision of punishment in section 157 section 1 which mandate that company has to pay a fine not less than 25,000 may extend to 1 lakh। अगर कंपनी ऐसा करने से फेल हो जाती है, वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन सबमिट नहीं करती है रजिस्ट्रार के पास, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो कि 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, यहां तक आपका ये डायरेक्टर का कंसेप्ट खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका की मैनेजरल पर्सन का। ये कौन होते हैं, तो द कंपनीज एक्ट 2013 हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ की मैनेजरल पर्सन। इट आइडेंटिफाई द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एज वन ऑफ द हु टेक केयर ऑफ डे टू डे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक नया कंसेप्ट लाया गया की मैनेजरल पर्सन का, जो कि कौन होते हैं, कोई भी ऐसा मैनेजमेंट का पर्सन जो कि कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट को देखता है, कंपनी के ऑपरेशंस को ध्यान रखता है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का पर्सन वो कहलाता है आपका की मैनेजरल पर्सन। की मैनेजरल पर्सन इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर। जो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, की मैनेजरल पर्सन के थ्रू ही होता है। इट इज द KMP हु एक्चुअली इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी डिजाइंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो की मैनेजरल पर्सन ही होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई पॉलिसी और प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करवाता है, तो वो काम किसका होता है, की मैनेजरल पर्सन का ही काम होता है। सेक्शन 2 डिफाइन KMP विद रिस्पेक्ट टू कंपनी। एक कंपनी के केस में कौन कौन पर्सन की मैनेजरल पर्सन कहला सकते हैं, तो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। कंपनी का या तो CEO हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, वो उसका की मैनेजरल पर्सन कहलाता है। द कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो की मैनेजरल पर्सन होता है। द होल टाइम डायरेक्टर की मैनेजरल पर्सन होता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जो होता है वो कंपनी का की मैनेजरल पर्सन होता है। सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर हु आर अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज की मैनेजरल पर्सन बाय द बोर्ड। कोई भी ऐसा पर्सन जो डायरेक्टर से एक लेवल नीचे का है और होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के साथ, और डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग के अंदर उसे एज अ
की मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करा गया है तो वो पर्सन भी की मैनेजरल पर्सन कहलाएगा। सच ऑफिसर में भी प्रेस्क्राइब्ड, और इसके अलावा अगर कोई और पर्सन है जो आर्टिकल में, मेमोरेंडम में या एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब करा गया है, वो पर्सन की मैनेजरल पर्सन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्ट मीटिंग्स का। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड देयरफॉर कैन नॉट एक्ट इटसेल्फ, इट मस्ट एक्ट थ्रू सम ह्यूमन इंटरमीडियरी। क्या बोला है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो वो खुद कोई भी काम नहीं कर सकती है। उसे कंपनी को जो चलना होता है वो किसके अकॉर्डिंग कौन चलाता है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के, इंटरमीडियरी जिन्हें बोला गया है, वो लोग कंपनी को चलाते हैं। द वेरियस प्रोविजन ऑफ लॉ एम्पावर शेयर होल्डर टू डू सर्टेन थिंग। लॉ की कई सारी प्रोविजन हैं जो शेयर होल्डर को पावर देती हैं कई सारे काम करने के लिए। दे आर स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर देम टू बी डन इन कंपनी जनरल मीटिंग। और वो कहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं उन पावर को, कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर उनका उसको एक्सरसाइज करते हैं। सेक्शन 291 empower द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी। सेक्शन 291 ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे रखी होती है कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना है। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर बिकम नेसेसरी, द एक्ट हैज मेड प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। तो अब जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग पावर मिली हुई है, शेयर होल्डर को अलग पावर मिली हुई है, दोनों को पावर किस चीज से रिलेटेड मिली हुई है, कंपनी को चलाने की। तो इनके बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, इसलिए कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम कुछ मीटिंग्स हेल्ड करी जाती हैं जिन्हें शेयर होल्डर की मीटिंग बोला जाता है, जिसके अंदर डायरेक्टर के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। अब कौन कौन सी मीटिंग है, तो आपको दो मीटिंग के बारे में पढ़ना है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आती है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो एज द नेम सिग्निफाइज दिस इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, कंपनी की एनुअल मीटिंग होती है, मतलब साल में एक बार होती है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू मीटिंग आर, अब इससे मीटिंग की क्या क्या प्रोविजंस होती हैं देखिए। एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट लिमिटेड और अनलिमिटेड मस्ट होल्ड दिस मीटिंग। कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे शेयर कैपिटल वाली कंपनी हो चाहे बिना शेयर कैपिटल की कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो या अनलिमिटेड कंपनी हो, कोई भी हो, उसे हर कंपनी को अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है। The meeting must be held in each calendar year and not more than 15 months shall elapse between two meeting। जो ये मीटिंग होनी चाहिए वो हर कैलेंडर ईयर के अंदर एक बार होनी चाहिए और किन्हीं भी दो मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। However, the first AGM can be held within 18 months from the date of its incorporation। बस एक एक्सेप्शन है कि अगर नई नई कंपनी बनी है तो उसके एनुअल जनरल मीटिंग, जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो 18 महीने तक का टाइम मिलता है, उसके अंदर हेल्ड करनी होती है। लेकिन बाकी सभी को एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग हेल्ड करनी होती है। एक के दो मीटिंग के बीच का गैप 15 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। And if such general meeting is held within the period, it need not hold any meeting in each year in the year of its incorporation or in the following year. The maximum gap between two such meeting may be extended by 3 months by taking permission of registrar। 15 मंथ की परमिशन मिली हुई है, मतलब 15 मंथ की एक्सटेंशन पीरियड मिला हुआ है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार चाहे तो 3 महीने का एक्सटेंशन पीरियड और दे सकता है। हु में सो अलाउ फॉर एनी स्पेशल रीजन, लेकिन सिर्फ किसी ना किसी एक स्पेशल रीजन के लिए ये प्रोविजन का फायदा, मतलब ये मिलेगा बेनिफिट। अगर कोई स्पेशल रीजन नहीं है तो ये एक्सटेंशन पीरियड रजिस्ट्रार नहीं देगा। फिर द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड, मीटिंग हेल्ड कब हो सकती है, ऑन अ पब्लिक डे विच इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। कोई भी डे होना चाहिए, बस पब्लिक हॉलीडे ना हो। ड्यूरिंग बिजनेस आवर, बिजनेस आवर के बीच में, मतलब 9 to 6 के बीच में हेल्ड होनी चाहिए। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस इन विद इन द सिटी टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। कहाँ हेल्ड हो सकती है, या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर होनी चाहिए या कोई ऐसी प्लेस जो कि सेम सिटी टाउन या विलेज में होनी चाहिए जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस जगह पर कंपनी की ये मीटिंग हेल्ड हो सकती है। द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट सच मीटिंग में कंप्राइज ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। इस कंपनी मतलब इनके अंदर जो बिजनेस की बात करी जाएगी वो किस चीज़ के बारे में बात करी जाएगी, ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में बात करी जाएगी। ऑर्डिनरी बिजनेस विच रिलेट टू फॉलोइंग मैटर, किसकी क्या क्या होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर। कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट एंड रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर। ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर आता है हमारा कि जो अकाउंट्स है कंपनी के वो, बैलेंस शीट है वो, और जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिटर की रिपोर्ट तैयार करी गई है वो, उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर आता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड से डिक्लेरेशन का अगर कोई डिसीजन है तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर आता है।
अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर अगर किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रिम्यूनरेशन, ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसकी रिम्यूनरेशन फिक्स करना, ये सारे आपके ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर आते हैं। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाता है। एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग विल बी डीम्ड एज स्पेशल बिजनेस, अगर इन सारे बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस होता है तो वो स्पेशल बिजनेस कहलाता है इस मीटिंग के अंदर। विद रिगार्ड टू ऑल स्पेशल बिजनेस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स टू द नोटिस, अगर किसी स्पेशल बिजनेस के बारे में मीटिंग करनी है, जो ये एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है इसके अंदर कोई स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है जो कि इन 4 पॉइंट्स के अलावा कोई डिसीजन है, तो फिर उसके लिए एक स्टेटमेंट अटैच करनी होती है मीटिंग के नोटिस के साथ, जब मीटिंग का नोटिस दिया जा रहा होगा। द कंपनी मस्ट गिव, नेक्स्ट ये प्रोविजन है, द कंपनी मस्ट गिव 21 डे नोटिस टू ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ऑडिटर, जब मीटिंग करी जाएगी उससे पहले 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। अ शॉर्टर नोटिस में बी हेल्ड वैलिड इफ कंसेंट इज अकॉर्डेड टू बाय ऑल द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग, 21 दिन से कम का भी नोटिस दे सकते हैं लेकिन उसके लिए सभी मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा जिनके पास वोटिंग का राइट है। सच अ कंसेंट में बी गिवन बिफोर द मीटिंग इज हेल्ड आफ्टर द रिजोल्यूशन आर पास्ड, ये जो कंसेंट है ये मीटिंग से पहले देनी होती है। नेक्स्ट प्रोविजन है, द नोटिस मस्ट स्पेसिफाई द प्लेस एंड डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग, उस नोटिस के अंदर जो दिया जाएगा उसके अंदर प्लेस होनी चाहिए, डे होना चाहिए और टाइम होना चाहिए किस टाइम पर मीटिंग हेल्ड होगी, एंड शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड, और क्या होना चाहिए उसके अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर मीटिंग के अंदर डिसीजन लिए जाने वाले हैं। If the time of holding the meeting and other essential particular required by selection are not specified in the meeting will be invalid and all resolution passed there will be no effect. अगर उस नोटिस के अंदर टाइम नहीं बताया है मीटिंग का और जो जो जरूरी पर्टिकुलर्स हैं उनके बारे में नहीं बताया है तो वो मीटिंग इनवैलिड मीटिंग कहलाएगी, और अगर उसके अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो फिर वो इनवैलिड माना जाएगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। Last है, if default is made in holding the meeting, the central government may on application of any member of the company call or direct the calling of meeting. If the company fails to hold the meeting, either original or when directed to do so by central government, then the company and every officer of the company who is in default shall punishable with a fine up to 50,000 and in case of continuing default with further 2500 per day during the continuance of default। क्या बोला है, अगर कोई भी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं करती है और अगर कोई जो मेंबर है कंपनी का वो एप्लीकेशन फाइल कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कंपनी को डायरेक्शन देती है कि एनुअल जनरल मीटिंग को हेल्ड करो, लेकिन अगर उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बाद या टाइम होने के बाद भी कंपनी मीटिंग को हेल्ड नहीं करती है तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे, मतलब जो जो ऑफिसर लायबल होंगे मीटिंग हेल्ड करने के लिए और मीटिंग हेल्ड नहीं हुई है, वो सभी ऑफिसर और कंपनी को 50,000 रुपये का फाइन लगेगा, और अगर ये डिफॉल्ट चलता रहता है फिर भी मीटिंग हेल्ड नहीं होती है तो 2500 रुपीज पर डे का फाइन कंपनी के ऊपर लगता है। ठीक है, एवरी जनरल मीटिंग द मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी अदर देन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड द एनुअल जनरल मीटिंग और एनी एडजर्न मीटिंग देयर ऑफ इज एन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोला गया है, कोई भी जनरल मीटिंग जो कंपनी के मेंबर्स की हो, किसके अलावा, जो एक स्टैट्यूटरी मीटिंग मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है मीटिंग की उसके अलावा, जो जनरल मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग उसके अलावा, और अगर एडजर्न जनरल मीटिंग है उसके अलावा, इसके अलावा अगर कोई भी मीटिंग होती है कंपनी की तो वो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाती है। सच मीटिंग इज यूजुअली कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर सम अर्जेंट बिजनेस व्हिच कैन नॉट वेट डिसाइडेड टिल द नेक्स्ट एजीएम। इस मीटिंग को किस लिए बुलाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाते हैं जब उन्हें कोई अर्जेंट डिसीजन लेना होता है जिसके लिए वो नेक्स्ट एजीएम तक नहीं होल्ड कर सकते जिस मैटर को, उसके लिए ये ईजीएम बुलाई जाती है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्टेड एंड सच मीटिंग इज स्पेशल बिजनेस, ईजीएम में जो भी बिजनेस होगा मतलब जिस भी चीज से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा वो स्पेशल बिजनेस कहलाता है। एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल बिजनेस मस्ट ऑल्सो accompany द नोटिस कॉलिंग द मीटिंग, जो भी ये ईजीएम बुलाई जाएगी इसके लिए एक स्पेशल बिजनेस नोटिस निकाला जाता है। द नोटिस शुड ऑल्सो गिव द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर इन स्पेशल बिजनेस, उस नोटिस में ये भी बताया जाता है कि डायरेक्टर और मैनेजर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इंटरेस्ट है उस बिजनेस के अंदर जो डिसीजन लिया जाना है, एज ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ एवरी पर्सन, और उसके साथ में किस पर्सन का कितना शेयर होल्डिंग है कि कंपनी के अंदर, वो सारी चीजें बताई जाती हैं उस स्पेशल नोटिस में।
In case of approval of any document has to be done by member at the meeting, the notice must also state the document would be available for inspection at registered office of the company during the specified date and time. अगर किसी डॉक्यूमेंट का अप्रूवल लेना होता है उस मीटिंग में किसी मेंबर का, तो फिर मेंबर को ये भी बताया जाता है कि इतने से इतने टाइम तक वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पर अवेलेबल मिलेगा, वहां पर आप उसका अप्रूवल दे सकते हैं। The article of association of a company may contain provision for convening an extraordinary general meeting. अगर कोई भी ईजीएम बुलानी है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसकी प्रोविजन होनी जरूरी है कि कंपनी ईजीएम बुला सकती है। अगर आर्टिकल में रिस्ट्रिक्टेड है तो कोई कंपनी ईजीएम कॉल नहीं कर सकती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन रिक्विजिशन। अब क्या है, ईजीएम को रिक्विजिशन पर कब बुलाया जाता है? तो द मेंबर ऑफ अ कंपनी हैव अ राइट टू रिक्वायर द कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय द डायरेक्टर। जो मेंबर होते हैं कंपनी के पास, उनके पास राइट होता है कि वो डायरेक्टर को से ईजीएम हेल्ड करवा सके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट कॉल एन ईजीएम इफ रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर। अगर मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी है तो डायरेक्टर को बीओडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उन्हें ईजीएम को कॉल करना ही पड़ेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए एप्लीकेशन की? तो मेंबर ऑफ द कंपनी होल्डिंग एट डेट ऑफ मेकिंग द डिमांड फॉर ईजीएम नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सच वोटिंग पावर इन रिगार्ड टू मैटर डिस्कस्ड एट द मीटिंग। जो टोटल वोटिंग पावर है, मतलब जो टोटल मेंबर्स के पास वोटिंग पावर है, उसके अगर 10% मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ईजीएम के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ईजीएम कॉल करनी पड़ेगी। इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, द मेंबर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग राइट एट डेट इज रिगार्ड टू सेड मैटर। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं है तो टोटल वोटिंग राइट का 10% वोटिंग राइट जिनके पास है वो मेंबर ईजीएम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ईजीएम कंडक्ट करनी पड़ेगी। ये दो कंडीशन है, ठीक है। द रिक्विजिशन मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मीटिंग एंड मस्ट बी साइंड बाय रिक्विजिशनिंग मेंबर। जो रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दी जाएगी उसके अंदर बताया जाएगा, जो मेंबर बुला रहे हैं ईजीएम वो बताएंगे कि वो किस लिए ईजीएम हेल्ड करवा रहे हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो सारे जो भी रिक्विजिशन दे रहे हैं मेंबर उन सभी के साइन उस पर होने चाहिए। द रिक्विजिशन मस्ट बी डिपॉजिटेड एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। जो ये रिक्विजिशन है वो कहाँ डिपॉजिट होना चाहिए? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। When the requisition is deposited at the registered office of the company, the director should within 21 days move to call a meeting, and meeting should be actually be held within 45 days of date of lodgement of requisition। जब रिक्विजिशन आ जाता है उसके 21 दिनों के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उन्हें मीटिंग हेल्ड करनी होती है, और टोटल 45 दिनों के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए, मतलब जब से रिक्विजिशन की लॉजमेंट हुई है। फिर if the director fails to call and hold the meeting as aforesaid, the requisitionist of any of them meeting the requirement of A or B above, as the case may be, may themselves proceed to call meeting within 3 months from date of requisition and claim the necessary expense from the company। अगर रिक्विजिशन के बाद भी वैलिड रिक्विजिशन है फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग हेल्ड नहीं करवा पाते हैं, तो जो रिक्विजिशनिस्ट होते हैं वो अपने आप से 3 महीने के अंदर मीटिंग को हेल्ड कर सकते हैं, और उस मीटिंग का जो भी खर्चा होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्लेम कर सकते हैं। ये था आपका ईजीएम का। अब अगर रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग, अगर एक वैलिड मीटिंग होनी है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? तो सबसे पहले नोटिस ऑफ मीटिंग। तो एवरी मेंबर ऑफ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग। अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 21 डेज मस्ट बी गिवन इन राइटिंग टू एवरी मेंबर। अगर नोटिस वो मीटिंग होनी है तो उसका नोटिस हर मेंबर को दिया जाना चाहिए, चाहे कोई भी जनरल मीटिंग हो, 21 दिन पहले नोटिस दे दिया जाना चाहिए राइटिंग के अंदर। However, a shorter notice for AGM will be valid if all member entitled to vote give their consent। AGM के लिए 21 दिन से कम का भी नोटिस चल जाता है अगर सारे जो मेंबर हैं जिनके पास राइट टू वोट है वो कंसेंट देते हैं। In case of other meeting, a shorter notice will be valid if consent is given by member holding 95% of paid up share capital voting right or representing a 95% of voting power। एजीएम के अलावा अगर कोई और मीटिंग है और उसके लिए शॉर्टर नोटिस चाहिए, मतलब 21 दिन से कम का नोटिस देना है, तो उसके लिए 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का राइट है जिनके पास, या फिर 95% वोटिंग पावर है, ऐसे जो मेंबर होंगे उनके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, तभी 21 दिन से कम का नोटिस दिया जा सकता है एजीएम के अलावा किसी मीटिंग में। और अगर एजीएम का शॉर्टर नोटिस चाहिए तो क्या होगा? तो फिर सारे मेंबर जितने भी हैं सभी की वो लगेगी कंसेंट 100% की, ठीक है। फिर है एजेंडा ऑफ द मीटिंग। तो वर्ड एजेंडा इंडिकेट द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। एजेंडा का मतलब होता है, क्या होता है, मीटिंग के अंदर किस टॉपिक पर बात करनी है, किस बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना है, मतलब किस बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है।
इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ मीटिंग इन ऑर्डर दैट द मीटिंग में बी कंडक्टेड सिस्टमेटिकली। सभी मीटिंग के लिए एजेंडा बनाया जाता है ताकि मीटिंग सिस्टमेटिकली हो सके। द एजेंडा इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय अ सेक्रेटरी इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन। कौन बनाता है? सेक्रेटरी बनाता है, कंपनी सेक्रेटरी चेयरमैन की कंसल्टेशन के साथ। इट इज ड्राफ्टेड इन सच मैनर एज टू हेल्प द चेयरमैन टू कंडक्ट द मीटिंग स्मूथली। किस लिए बनाया जाता है? ताकि मीटिंग का कंडक्ट स्मूथली चल सके। इन ड्राफ्टिंग द एजेंडा द सेक्रेटरी शुड बियर इन माइंड द फॉलोइंग। एजेंडा बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? द एजेंडा शुड बी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट। क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए। इट शुड बी ड्राफ्टेड इन समरी मैनर। समरी की फॉर्म में होना चाहिए। ऑल आइटम ऑफ रूटीन बिजनेस शुड बी पुट डाउन फर्स्ट एंड द कंटिन्यूअस मैटर लेटर। जो डेली के बिजनेस होंगे वो पहले होने चाहिए और उसके बाद जो भी चीजें बतानी है वो सारी सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऑल आइटम ऑफ सिमिलर नेचर शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर। जो सिमिलर नेचर की चीजें हैं उन्हें एक साथ लिखना है एजेंडे के अंदर, ठीक है। थर्ड हैगा प्रॉक्सी। तो इन केस ऑफ अ कंपनी, एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी टू एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग हैज द राइट टू अपॉइंट अनदर पर्सन वेदर अ मेंबर और नॉट टू अटेंड एंड वोट फॉर हिम। जो भी कंपनी होती है, मतलब कंपनी के केस में जो भी मेंबर होते हैं उन सभी के पास राइट होता है कि वो अपनी जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सके जो उनकी जगह पर मीटिंग को अटेंड कर सके और उसमें वोट कर सके। द टर्म प्रॉक्सी इज अप्लाइड टू पर्सन सो अपॉइंटेड। तो ऐसा पर्सन जो मेंबर अपॉइंट करते हैं अपनी जगह पर, जो कि उनके जगह पर क्या करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा और वोट करेगा, वो कहलाता है प्रॉक्सी। ऑल्सो इट रेफर्स टू अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच मेंबर ऑफ कंपनी अपॉइंट अनदर पर्सन टू अटेंड द मीटिंग एंड वोट ऑन बिहाफ। ये डॉक्यूमेंट को भी हम प्रॉक्सी कह देते हैं और जिस पर्सन को अपॉइंट करा जाता है उसे भी प्रॉक्सी कहा जाता है। However, the proper term for this document is proxy form। जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए क्या नाम लिया जाता है? प्रॉक्सी फॉर्म या प्रॉक्सी पेपर। और जिस पर्सन को अपॉइंट करा जाता है वो कहलाता है हमारा प्रॉक्सी। द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट प्रॉक्सी आर टू बी नोटेड। एक प्रॉक्सी के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं? नंबर वन, अ प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। उसके पास बोलने का राइट नहीं होता मीटिंग के अंदर। अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए प्रॉक्सी। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय अपॉइंटर। जो इंस्ट्रूमेंट, जो प्रॉक्सी फॉर्म होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए और जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है उससे साइन होना चाहिए। द प्रॉक्सी फॉर्म मस्ट बी ईयर द डेट ऑफ मीटिंग। प्रॉक्सी फॉर्म पर मीटिंग की डेट मेंशन होनी चाहिए। नो कंपनी कैन मेक इट कंपल्सरी फॉर एनीवन टू लॉज प्रॉक्सी अर्लियर देन 48 आवर बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से 48 घंटे पहले प्रॉक्सी का पता लग जाना चाहिए। 48 घंटे रह गए हैं अगर मीटिंग में और उतना टाइम कवर हो गया है, उसके बाद प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब प्रॉक्सी में भी रिवोक्ड बिफोर द पर्सन अपॉइंटिंग अपॉइंटेड हैज वोटेड। अगर जो पर्सन ने अपॉइंट करा है प्रॉक्सी को वो वोट करने कर देता है तो फिर वो प्रॉक्सी होता है वो रिवोक कर दिया जाता है। प्रॉक्सी कैन डिमांड अ पोल। जो प्रॉक्सी होता है उसके पास राइट होता है कि वो पोल की डिमांड कर सकता है। अब प्रॉक्सी कैन नॉट वोट अगेंस्ट विश ऑफ अपॉइंटर। जो प्रॉक्सी है वो जो अपॉइंटर जिसने अपॉइंट करा है वो क्या वोट करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वोट करेगा, अपने अकॉर्डिंग वोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हैगा वोटिंग एंड पोल। तो देयर आर वेरियस मेथड बाय विच कैन बी अडॉप्टेड बाय चेयरमैन टू पुट द मैटर वोट इन ऑर्डर टू असरटेन द विश ऑफ द मेंबर। क्या बोला है? जो मीटिंग है उसके अंदर चेयरमैन के पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो मेंबर्स की कंसेंट ले सकता है, वोटिंग करवा सकता है। इन केस ऑफ अ कंपनी एक्ट प्रिस्क्राइब टू मेथड टू एसरटेन द विश ऑफ मेंबर। कंपनी के केस में जो कंपनीज एक्ट है वो दो तरीके बताता है वोट लेने के। दीज आर बाय शो ऑफ हैंड और बाय पोल। तो बाय शो ऑफ हैंड क्या होता है? अंडर दिस मेथड द चेयरमैन आस्क ऑल दोज इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन टू रेज देयर हैंड एंड व्हेन नंबर इज नोटेड आस्क ऑल दोज अगेंस्ट टू डू लाइकवाइज। इसके अंदर पहले जो चेयरमैन होता है वो ऐसे लोगों से कहता है कि वो लोग हाथ खड़ा करें जो इस रिजोल्यूशन के फेवर में हैं, फिर वो लोग हाथ खड़ा करें जो इसके अगेंस्ट हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वोट काउंट करे जाते हैं। द चेयरमैन देन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग इंडिकेटिंग वेदर प्रपोजल हैज बीन कैरिड आउट और लॉस्ट। उसके बाद इस काउंटिंग के बाद चेयरमैन क्या करता है? रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है जिसमें बता देता है कि जो डिसीजन था वो ले लिया गया है या नहीं लिया गया। फिर बाय पोल क्या होता है? इन कंपनी मीटिंग वोटिंग बाय पोल इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय मेंबर। अंडर दिस मेथड एवरी person present record his vote on ballot paper and deposit it in ballot box provided for that purpose। वोटिंग बाय पोल के अंदर क्या होता है? एज अ वोट की तरह होता है। इसमें सभी मेंबर जो शेयर हेल्ड करते हैं उन सभी के पास राइट टू वोट होता है। वो बैलेट पेपर पर उनका जो भी डिसीजन होता है हाँ या ना वो लिखकर डिपॉजिट करते हैं बैलेट बॉक्स के अंदर। द काउंटिंग ऑफ बैलेट कास्ट एंड फॉर एंड अगेंस्ट द मोशन रिवील द रिजल्ट। अब उसके बाद उस बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है, उसमें कितने वोट फेवर में हैं और कितने अनफेवर में, ये देखकर रिजल्ट का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है रिक्विजिट, वो है रिजोल्यूशन। तो डिसीजन ऑफ अ कंपनी आर टेकन बाय रिजोल्यूशन ऑफ इट्स मेंबर पास एट देयर मीटिंग। कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो रिजोल्यूशन के बेसिस पर लिया जाता है, और रिजोल्यूशन कहाँ पास होता है? मीटिंग के अंदर। ऑल्सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक सर्टेन डिसीजन एट इट्स मीटिंग बाय पासिंग सर्टेन रिजोल्यूशन आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनके पास भी राइट होता है कि वो मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास करके कुछ चीजों से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। द टर्म मोशन इंडिकेट अ प्रपोजिशन मेड एट मीटिंग बाय मेंबर, सच अ मोशन में बी पास्ड विदाउट एनी चेंज और मॉडिफिकेशन। जो टर्म यूज करते हैं मीटिंग के अंदर, किसी भी मेंबर जो रिजोल्यूशन लाता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जो कि मोशन आया है। सच अ मोशन में बी पास्ड विदाउट एनी चेंज, जो ये मोशन होता है वो बिना किसी चेंज के पास किया जाता है। बट इफ सम मेंबर फील दैट द मोशन इन द फॉर्म प्रपोज्ड नीड सम चेंजेस और मॉडिफिकेशन, they may move an amendment। A motion when passed with or without amendment is called resolution। अब क्या है, जिस मेंबर को उस मोशन के अंदर अगर कोई चेंजेस करने होते हैं तो वो उसमें अमेंडमेंट कर देता है। उसके बाद जब जो मोशन होता है वो पास हो जाता होता है, या तो अमेंडमेंट से पहले ही मतलब बिना अमेंडमेंट के पास हो जाता है, या अमेंडमेंट होने के बाद मोशन पास होता है, तो वो मोशन ही क्या बन जाता है? रिजोल्यूशन बन जाता है। Once the motion has been put in the member and they have voted in favor of it, it become a resolution। जब एक जो मोशन होता है मेंबर्स उसके फेवर में वोट कर देते हैं तो वही मोशन क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। इन केस ऑफ अ कंपनी देयर आर थ्री काइंड ऑफ रिजोल्यूशन। एक कंपनी के केस में तीन तरीके के रिजोल्यूशन होते हैं। पहला आता है हमारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो व्हेन अ मोशन इज पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर वोटिंग एट एनुअल जनरल मीटिंग, इट इज सेड टू बी हैव पास्ड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या बोला है? जब सिंपल मेजोरिटी वोट मिल जाए, मेजोरिटी कितनी, हाफ से ज्यादा वोट मिल जाए अगर किसी मोशन को, तो वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बन जाता है। इन अदर वर्ड, वोट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन आर मोर देन 50%। मोशन के फेवर में वोट कितने होने चाहिए? 50% से ज्यादा के, तो वो रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहलाता है। स्टिल इन वर्ड, अ रिजोल्यूशन हैज एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वेयर द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। वही चीज बोली है कि फेवर में जितने वोट कास्ट हुए हैं वो ज्यादा होने चाहिए किससे? वोट कास्ट अगेंस्ट से। तो वो ऐसा अगर कोई भी रिजोल्यूशन होता है वो हमारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहलाता है। सेकंड टाइप का जो रिजोल्यूशन है वो क्या है? आई स्पेशल रिजोल्यूशन। तो आई स्पेशल रिजोल्यूशन इज अ रिजोल्यूशन इज रिगार्डेड टू विच द इंटेंशन टू प्रपोज द रिजोल्यूशन एज स्पेशल रिजोल्यूशन बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग। सबसे पहले तो जिस मीटिंग के में ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसके नोटिस में बताया गया होगा कि इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन से रिलेटेड डिसीजन लेना है। उसके बाद 21 डेज नोटिस हैज बीन डली गिवन फॉर द कंपनी कॉलिंग मीटिंग। 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए उस मीटिंग के लिए। एंड द नंबर ऑफ वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट। और ऐसे रिजोल्यूशन में जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है उसको पास होने के लिए कितने? 3 टाइम्स वोट की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ वोट इन फेवर, मतलब फेवर में 3 टाइम वोट चाहिए होते हैं अगेंस्ट से। अगर अगेंस्ट में 1/4 वोट है तो फेवर में 3/4 वोट होने चाहिए, तभी एक रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाता है आपका। ठीक है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर हमारे क्या क्या मैटर होते हैं, मतलब किन किन मैटर से रिलेटेड डिसीजन होता है वो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू लिया जाता है। तो इन एडिशन टू मैटर गिवन इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी एक्ट स्पेसिफाई सर्टेन मैटर फॉर विच स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड। कंपनीज एक्ट ने कुछ ऐसे मैटर बताए हैं जिनके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ता है, तभी उनसे रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। क्या क्या है? नंबर 1 है इंसर्शन ऑफ एंट्रेंचमेंट क्लॉज इन द आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर एंट्रेंचमेंट क्लॉज डालना है, मतलब कुछ आर्टिकल की जो रिस्ट्रिक्शन है उन्हें बढ़ाना है, तो उससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो कैसे लिया जाएगा? उसका डिसीजन स्पेशल रिजोल्यूशन से ही लिया जाएगा। फिर चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो उससे रिलेटेड डिसीजन स्पेशल रिजोल्यूशन से लेना पड़ेगा। अल्टरेशन ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना है। चेंज इन ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। जो पब्लिक कंपनी है उसने पब्लिक से पैसा रेज करा था, लेकिन अब कंपनी के पास वो पैसा बाकी है और कंपनी अपना ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस चेंज करना चाहती है कंपनी का, तो फिर इससे रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो स्पेशल रिजोल्यूशन से लिया जाएगा। अल्टरेशन ऑफ एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर अल्टर करना है उससे रिलेटेड डिसीजन। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन प्रोस्पेक्टस और ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड। कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया था, उसके अंदर हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसे चेंज करना है उस प्रोस्पेक्टस जब इशू हो चुका है उसके बाद, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा स्पेशल रिजोल्यूशन से लेना पड़ेगा। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने हैं।
रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अपने खुद के शेयर्स को खरीदना है या सिक्योरिटीज को खरीदना है, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिवेंचर इनटू शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करने हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनी टू बी केप्ट एट प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कंपनी के रजिस्टर्स हैं उन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस पर रखना है, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 15 डायरेक्टर, 15 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड, जो अपॉइंटेड ऑडिटर है उसे उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले ही रिमूव करना है, वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के केस द्वारा वाइंड अप किया जा रहा है कंपनी को, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नेम रिमूव होना है। इन सभी से रिलेटेड ये जो आपकी 15 चीजें बताई हैं, इन सभी से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ता है। बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के इनसे रिलेटेड डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का रिजोल्यूशन है वो होता है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। तो सम रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशल नोटिस इज टू गिव मेंबर सफिशिएंट टाइम टू कंसीडर द प्रपोज्ड रिजोल्यूशन and also to give the board of director an opportunity to indicate view on the resolution if not proposed by them but by some other shareholder। क्या बोला है, जो ऐसी मीटिंग होती है उनके लिए स्पेशल नोटिस की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि ताकि जो मेंबर्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाए उस रिजोल्यूशन को समझने में, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में कि उन्हें किस फेवर में या अगेंस्ट वोट करना है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में टाइम मिल जाए। इसलिए ये एक स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है इस मैटर से रिलेटेड, तो फिर मेंबर्स उससे रिलेटेड डिसीजन ले पाते हैं। अंडर दिस अ नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन शुड बी गिवन टू कंपनी नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग एट विच इट प्रपोज टू बी मूव्ड। जब ये स्पेशल रेजोल्यूशन की मीटिंग हेल्ड होने जा रही है उससे पहले कंपनी को 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि हाँ हम एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। अगर मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मेंबर बताएंगे, डायरेक्टर कर रहे हैं तो डायरेक्टर बताएंगे, कंपनी को नोटिस देना होता है इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिक्वेजिशन और वैलिड रिक्वेजिशन से रिलेटेड सारी चीजें खत्म यहाँ पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हैगा हमारा वो हैगा बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। तो देखिए बोर्ड मीटिंग क्या होती है, सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी विद 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन मस्ट कंडक्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 173 है वो कंपनीज एक्ट को कहता है कि 30 दिन बनने के 30 दिन बाद, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के बाद, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर जो कंपनी होती है उसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कंडक्ट करनी होती है जिसे बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। फॉर एवरी कंपनी अ मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी हेल्ड एट लीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ एंड मिनिमम ऑफ 4 सच मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एवरी ईयर। बोर्ड मीटिंग क्या होती है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी म्यूचुअल मीटिंग जो होती है उसे बोर्ड की भी मीटिंग कहा जाता है। हर कंपनी को 1 साल के अंदर कम से कम 4 हर 3 महीने में एक बोर्ड की मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है मीटिंग हेल्ड करने की। फर्स्ट है इसका प्रोविजन नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो फॉर एवरी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 7 days shall given in writing to every director for the time being in India and to every other director in India at the address रजिस्टर्ड विद द कंपनी। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, हर डायरेक्टर को, अगर इंडिया के अंदर डायरेक्टर है तो उसे भी, अगर इंडिया के बाहर डायरेक्टर है तो जहाँ का एड्रेस उसने कंपनी के रिकॉर्ड में मेंशन करा है वहां पर हर डायरेक्टर को 7 दिनों का एक नोटिस, मतलब 7 दिन के पहले पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, 7 दिन पहले मीटिंग से, कि बोर्ड की मीटिंग हेल्ड होनी है। Quorum for board meeting, तो for meeting of board of director quorum shall be 1/3 of its total strength और 2 director whichever is higher। बोर्ड मीटिंग के लिए क्वारम, मतलब क्वारम का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो कितनी है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर, जो भी इनमें से ज्यादा होंगे वो उसका बोर्ड मीटिंग का क्वारम मान लिया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन 1/3 shall be rounded off as 1 if any time for the number of interested director exceeds or equal to 2/3 of the total strength, the number of remaining director who are not interested present at the meeting shall not less than 2 shall constitute a quorum during such time। क्या बोला है, कभी भी अगर ऐसा हो जाता है जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं वो ज्यादा हो जाएं और जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं उनकी जो बचे हुए रह जाएं वो कितने रह जाएं, 2 या 2 से कम, मतलब 2 से कम रह जाएं, तो उस टाइम पर वो ही मिलकर क्वारम फॉर्म कर देते हैं।
थर्ड हैगा प्रोसीजर व्हेन मीटिंग इज एडजर्न्ड फॉर वांट ऑफ quorum। तो इफ अ मीटिंग ऑफ बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ quorum देन अनलेस द आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली stand adjourned till the next week of same day at same time and same place if that day is holiday till the next succeeding day which is not a public holiday at same place and time। क्या बोला है, अगर क्वारम की वजह से मतलब जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं आई, उसकी वजह से कोई भी मीटिंग एडजर्न्ड होती है मतलब पोस्टपोन होती है, तो वो मीटिंग अपने आप नेक्स्ट वीक में सेम टाइम पर सेम डे पर और सेम प्लेस पर हेल्ड हो जाएगी। अगर उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है नेक्स्ट वीक में, तो उससे नेक्स्ट डे जो भी होगा जब पब्लिक हॉलीडे नहीं होगा उस दिन अपने आप वो मीटिंग पोस्टपोन हो जाती है। ठीक है, ये था आपका बोर्ड मीटिंग का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है पोस्टल बैलेट का। तो सेक्शन 110 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रूल 22 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद पोस्टल बैलेट। सेक्शन 110 और रूल 22 डील करता है पोस्टल बैलेट के साथ। तो अ कंपनी शैल ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। ये सेक्शन और रूल क्या बताता है कि कंपनी को क्या क्या मैटर हैं जो सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही ट्रांजैक्ट करने होते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड डिसीजन पोस्टल बैलेट से ही वोट लेकर करना होता है। Alteration of object clause of memorandum and in case of a company in existence immediately before commencement of act, alteration of main object of the memorandum। अगर कंपनी को अपना मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लोज अल्टर करना है, चेंज करना है। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन रिलेटिंग टू इंसर्शन और रिमूवल ऑफ प्रोविजन विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट द प्राइवेट कंपनी। अगर आर्टिकल के अंदर कोई प्रोविजन डालनी है और प्रोविजन क्या डालनी है कि कंपनी है उसे प्राइवेट कंपनी क्रिएट करना है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो पोस्टल बैलेट से लिया जाएगा। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड लोकल लिमिट से बाहर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक। कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया था और उसका अब जो पैसा अभी बचा हुआ है लेकिन कंपनी को अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन पोस्टल बैलेट से लिया जाएगा। इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंट राइट एज वोटिंग और डिविडेंड और अदरवाइज। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करने हैं। वेरिएशन ऑफ राइट अटैच टू अ क्लास ऑफ शेयर और डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी। शेयर डिबेंचर वगैरह से कोई के राइट हैं उन्हें वेरिएट करना है, मतलब उनमें वेरिएशंस लानी है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन होगा वो पोस्टल बैलेट से लिया जाएगा। बायबैक ऑफ शेयर बाय अ कंपनी के द्वारा शेयर्स को बायबैक करना है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन पोस्टल बैलेट से लेना है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड डिसीजन। सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी की अंडरटेकिंग को सेल करना है। गिविंग लोन और एक्सटेंडिंग गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ लिमिट से ज्यादा लोन देना है, गारंटी देनी है। इससे रिलेटेड जो भी ये डिसीजन होंगे ये सारे कहाँ पोस्टल बैलेट की मदद से ही लिए जाएंगे। प्रोसीजर क्या होता है पोस्टल बैलेट कंडक्ट करने का? तो सबसे पहले नोटिस टू शेयर होल्डर। तो वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड और डिसाइड टू पास एनी रेजोल्यूशन बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट, इट शैल सेंड द नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर along with draft resolution explaining the reason therefore and requesting them to send their assent or dissent in writing on postal ballot, or a postal ballot means voting by post or through e-means within a period of 30 days from date of dispatch of notice। जब कंपनी चाहती है कोई रेजोल्यूशन पास करना है जिसका डिसीजन पोस्टल बैलेट से लिया जाना है, तो उसके लिए शेयर होल्डर को एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के देना पड़ेगा जिसके अंदर बताएगी कंपनी की क्या डिसीजन लिया जाना है। उससे रिलेटेड एसेंट और डिसेंट उन्हें पोस्टल बैलेट की मदद से देनी है। वो चाहे तो फिजिकली पोस्टल बैलेट थ्रू पोस्ट भेजें या फिर ई मोड में भेजें, और 30 दिनों के अंदर उससे रिलेटेड उन्हें डिसीजन देना है। ये नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर को। फिर मोड ऑफ डिस्पैच क्या है? तो द नोटिस शैल सेंट आइडर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और थ्रो ई मीन्स लाइक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और थ्रो कोरियर सर्विस फॉर फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन ऑफ एसेंट और डिसेंट ऑफ शेयर होल्डर टू रिजोल्यूशन विद इन द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज। जो मोड ऑफ डिस्पैच है मतलब जो नोटिस दिया जाएगा वो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब ईमेल के थ्रू या फिर कोरियर सर्विस के थ्रू दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नोटिस ऑन वेबसाइट। तो द नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट शैल आल्सो प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी forthwith आफ्टर द नोटिस इज सेंट टू मेंबर एंड सच नोटिस शैल ऑन वेबसाइट टिल द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ पोस्टल बैलेट फ्रॉम मेंबर। जो कंपनी की वेबसाइट होगी उसके ऊपर इसका नोटिस होना चाहिए कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो उसका नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, और वो नोटिस तब तक रहेगा वेबसाइट पर जब तक लास्ट डे मतलब जब तक पोस्टल बैलेट को सबमिट वापस रिटर्न करने का लास्ट डे नहीं होता तब तक वो नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर शो होगा।
फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड हु इज इन ओपिनियन ऑफ बोर्ड कैन कंडक्ट द पोस्टल वैलिड वोटिंग प्रोसेस इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्हें एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो पोस्टल बैलेट को फेयर एंड ट्रू एंड फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करवाएगा। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ स्क्रूटनाइजर। एक स्क्रूटनाइजर होता है, उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो द स्क्रूटनाइजर शैल विलिंग टू बी अपॉइंटेड एंड बी अवेलेबल फॉर पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग द रिक्विजिट मेजोरिटी। अपॉइंट किस लिए करा जाता है स्क्रूटनाइजर को? मेजोरिटी जानने के लिए। Postal ballot received back from shareholder shall kept in safe custody of scrutinizer and after the receipt of assent or dissent of shareholder in writing on postal ballot, no person shall deface or destroy the postal ballot or declare the identity of shareholder। जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट होता है वो स्क्रूटनाइजर के पास ही सेफ कस्टडी में रखा जाता है ताकि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। द स्क्रूटनाइजर shall submit the report as soon as possible after the last date of receipt of postal ballot, not later than 7 days thereafter। क्या बोला है, जो स्क्रूटनाइजर है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा 7 दिनों के अंदर अंदर। जब से पोस्टल बैलेट खत्म होता है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उसकी पोस्टल बैलेट की। द स्क्रूटनाइजर शैल मेंटेन अ रजिस्टर आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड देयर एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड, mentioning the particular name, address, folio number, client ID of the shareholder, number of share held by them, nominal value of such share, whether the share have been differential voting right, if any detail of postal ballot which have received in defaced or multi-stated form and postal ballot form which are invalid। जो स्क्रूटनाइजर है उसे एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, चाहे वो मैनुअली मेंटेन करे या इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके अंदर वो शेयर होल्डर की एसेंट है या डिसेंट है, मतलब हाँ या ना है वो लिखेगा, उसका पर्टिकुलर मतलब उसका नेम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, फोलियो नंबर, क्लाइंट आईडी, शेयर होल्डर कितने शेयर हेल्ड कर रखे हैं, नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर की, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर है या नहीं, जो ये सारी चीजें हैं ये सारी चीजें उस रजिस्टर के अंदर उसे नोट डाउन करनी होती हैं। द पोस्टल बैलेट एंड ऑल अदर पेपर relating to postal ballot individual voting by electronic means shall be under the safe custody of scrutinizer till the chairman consider, approve and sign the minutes, and thereafter the scrutinizer shall return the ballot paper and other related paper or register of company who shall preserve such postal ballot and other related paper or register safely। क्या बोला है, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता और जो चेयरमैन है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पर साइन नहीं कर देता कि इस मीटिंग का डिसीजन आ गया है, तब तक स्क्रूटनाइजर सारी चीजों को अपनी कस्टडी में रखता है। उसके बाद वो उसे चेयरपर्सन को दे देता है सेफ कस्टडी में रखने के लिए। द एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड आफ्टर 30 days of date of issue of notice shall be treated as if reply from member has not been received। क्या बोला है, अगर 30 दिनों के अंदर अंदर नोटिस देने के 30 दिनों के अंदर अंदर एसेंट या डिसेंट नहीं आती है तो फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं रखा जाता, कंसीडर नहीं करा जाता। द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय प्लेसिंग इट अलॉन्ग विद स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट ऑन वेबसाइट ऑफ अ कंपनी। जो रिजल्ट होता है किसी भी मीटिंग का वो वेबसाइट के ऊपर प्लॉट करा जाता है स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ में, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है पूरा पोस्टल बैलेट का। नेक्स्ट कंसेप्ट है ई वोटिंग का। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज अ टर्म इन सर्कलिंग सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ वोटिंग इंक्लूडिंग बोथ इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ कास्टिंग अ वोट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ काउंटिंग अ वोट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या है, एक तरीके का एक तरीका है वोटिंग का जिसमें वोट भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू दिया जाता है और जो वोट का रिजल्ट होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू ही एक तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेक्नोलॉजी कंप्राइज पंच्ड कार्ड, ऑप्टिकल स्कैन वोट सिस्टम, स्पेशलाइज्ड वोटिंग कियोस्क including self-contained direct recording electronic voting system DRE। It also involved transmission of ballot and votes via phone, private computer network और the internet। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पंच कार्ड के थ्रू वोट आ जाता है, ऑप्टिकल स्कैन वोटिंग सिस्टम आ जाता है, वोटिंग कियोस्क के थ्रू वोटिंग सिस्टम आ जाता है, या फिर जो टेलीफोन का यूज करके, प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके और इंटरनेट का यूज करके जो वोटिंग की जाती है वो सारी आपकी ई वोटिंग के ही पार्ट बनती है। इन जनरल 2 टाइप्स ऑफ ई वोटिंग कैन बी आइडेंटिफाइड। अभी नॉर्मली जो आपके सिलेबस में है वो 2 तरीके की ई वोटिंग है। ई वोटिंग विच इज फिजिकली सुपरवाइज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंटल और इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल अथॉरिटी। ये क्या है, ये फिजिकल मेथड होता है जिसके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इंडिपेंडेंट वोटिंग कंडक्ट करवाते हैं ई वोटिंग। दूसरी है रिमोट ई वोटिंग वेयर वोटिंग इज परफॉर्म्ड विद इन वोटर्स सोल इन्फ्लुएंस एंड इज नॉट फिजिकली सुपरवाइज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। ये क्या है, रिमोट ई वोटिंग के अंदर सिर्फ जो पर्सन वोट कर रहा है उसी के सुपरविजन में ये वोटिंग होती है, उसे अपना डिसीजन पुट करना होता है, कोई इसकी वो नहीं करता देख रेख, ना इसके ऊपर किसी का कोई एक तरीके का
इंटरफेयर नहीं होता है किसी का भी, अपने आप इसको जो वोटर होता है वो ये सारी चीजें देखता है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो एज पर रूल 20 ऑफ कंपनीज एक्ट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, every listed company, a company having not less than 1000 shareholders shall provide to its member facility to exercise their right to vote at general meeting by electronic means। तो रूल 20 के अकॉर्डिंग, जो कंपनीज एक्ट का रूल 20 है उसके अकॉर्डिंग, हर लिस्टेड कंपनी जिसके 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर है वो अपने शेयर होल्डर को ई वोटिंग के थ्रू वोट करने का की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कंपनी। A member may exercise his right to vote at general meeting by e-means and company may pass any resolution by e-voting system in accordance with provision। हर मेंबर के पास राइट होता है कि वो ई वोटिंग के थ्रू कंपनी के मीटिंग में वोट कर सके। प्रोसीजर क्या होता है ई वोटिंग का? तो सबसे पहले, द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल सेंड टू ऑल मेंबर ऑडिटर ऑफ कंपनी एंड डायरेक्टर आइदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और थ्रू ई मीन्स लाइक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थ्रू कुरियर सर्विस। क्या है, सबसे पहले जो ई वोटिंग हैगी उसका नोटिस देना होता है हर मेंबर को, हर ऑडिटर को, हर डायरेक्टर को, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल के थ्रू। द नोटिस शैल आल्सो प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी इफ एनी एंड द एजेंसी फॉरवर्ड विद आफ्टर इट सेंड टू द मेंबर। मेंबर को भेजने के बाद उसका जो नोटिस है वो वेबसाइट पर भी प्लेस करना होता है। द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल क्लियरली मेंशन द बिजनेस में बी ट्रांसक्टेड थ्रू ई वोटिंग सिस्टम एंड द कंपनी प्रोवाइडिंग फैसिलिटी बाय फॉर वोटिंग बाय ई मीन्स। नोटिस के अंदर क्या मेंशन होना चाहिए कि क्या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है और कंपनी ने मेंबर्स को ई वोटिंग का की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, ये चीज मेंशन होनी चाहिए नोटिस में। द नोटिस शैल क्लियरली इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर ई वोटिंग बाय ई मीन्स एंड टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वोट मे बी कास्ट एंड शैल प्रोवाइड द लॉगिन आईडी। जो नोटिस है उसके अंदर बताया जाना चाहिए क्या प्रोसीजर है ई वोट करने का। क्लाइंट को लॉगिन आईडी बताई जाएगी, मतलब जो मेंबर है उन्हें लॉगिन आईडी बतानी है कि किस तरीके से लॉगिन करना है उन्हें और किस टाइम पर वोट कास्ट करने हैं। नेक्स्ट है, द कंपनी शैल कॉज एन एडवर्टीजमेंट टू पब्लिश एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एटलीस्ट वंस इन वर्निकुलर न्यूज़पेपर इन प्रिंसिपल वर्निकुलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट in which registered office company situated at the having a wide circulation in that district at least once in English language and an English newspaper having countrywide circulation। कंपनी को इस ई वोटिंग के बारे में 21 दिनों से पहले, मीटिंग के 21 दिन पहले तक न्यूज़पेपर के अंदर भी इसका एडवर्टाइजमेंट देना होगा कि कंपनी ई वोटिंग कंडक्ट करवा रही है। द ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 1 day एंड नॉट मोर देन 3 days इन ऑल सच केस सच वोटिंग शैल बी कंप्लीटेड 3 days प्रायर टू डेट ऑफ जनरल मीटिंग। क्या बोला है, जो ई वोटिंग है वो 1 दिन से ज्यादा के लिए होनी चाहिए, 3 दिन से कम के लिए, मतलब 1 से 3 दिन के बीच के टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए और जनरल मीटिंग से 3 दिन पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ड्यूरिंग द ई वोटिंग पीरियड शेयर होल्डर ऑफ कंपनी होल्डिंग शेयर आइदर इन फिजिकल और डीमेट फॉर्म एज ऑन द रिकॉर्ड डेट में कास्ट देयर वोट। ई वोटिंग का कौन कौन कर सकता है? ऐसे शेयर होल्डर जिसने चाहे फिजिकल फॉर्म में चाहे डीमेट फॉर्म में शेयर होल्ड कर रखे हो वो ई वोटिंग कर सकता है। एट द एंड ऑफ वोटिंग पीरियड द पोर्टल वेयर वोट कास्ट शैल फोर्थविड बी ब्लॉक्ड। ई वोटिंग का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जिस पोर्टल पर ई वोट कास्ट हो रहे हों वो पोर्टल बंद हो जाना चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट एन स्क्रूटनाइजर हु में चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, company secretary in practice, advocate but not in employment of company in person, repute who in opinion of board can scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेंगे जो कि सीए, सीएस, सीएमए कोई भी हो सकता है, जो कि फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन तरीके से ई वोटिंग का प्रोसेस कंट्रोल करेगा। द स्क्रूटनाइजर शैल विलिंग टू बी अपॉइंटेड एंड अवेलेबल फॉर पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग द रिक्विजिट मेजोरिटी। जो स्क्रूटनाइजर होना चाहिए वो विल होनी चाहिए, मतलब वो रेडी होना चाहिए अपॉइंट होने के लिए। द स्क्रूटनाइजर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ई वोटिंग अनब्लॉक द वोटिंग इन प्रेजेंस ऑफ at least 2 witness not in employment of company and make a scrutinizer report and the vote cast in favor or against if any forthwith to chairman। अब स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, 3 वर्किंग दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, 2 विटनेस के सामने जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए ऐसे 2 पर्सन के सामने उनका रिजल्ट देखेगा जो वोट कास्ट हुए हैं और उसके लिए रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन के पास सबमिट करेगा। The scrutinizer shall maintain a register either manually electronically to record the assent dissent received mentioning the particular of name, address, folio number, client ID, shareholder, number of share held by them, nominal value of share and whether the share have differential voting right। स्क्रूटनाइजर इसके अंदर भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा चाहे मैनुअली चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें एसेंट या डिसेंट लिखेगा वोट से रिलेटेड कि वोट की हाँ है या ना है। उसके अलावा जो भी शेयर होल्डर ने वोट करा है उसकी सारी डिटेल्स लिखेगा।
The register and all other paper relating to e-voting shall remain in safe custody of scrutinizer until the chairman consider, approve and sign the minute, and thereafter the scrutinizer shall return the register and other paper to the company. जो रजिस्टर है ई वोटिंग का, वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो स्क्रूटनाइजर अपने पास मेंटेन करके रखेगा जब तक जो चेयरमैन है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को साइन नहीं कर देता है। और एक बार अगर चेयरमैन ने मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन कर दिए तो उसके बाद वो उसे सारी चीजें सेफ कस्टडी में रखने के लिए दे देगा। फिर द रिजल्ट डिक्लेयर्ड along with scrutinizer report shall place on website of company and website of agency within 2 days of passing the resolution of the relevant general meeting of member। जो ई वोटिंग का रिजल्ट है वो वेबसाइट पर प्लेस कर दिया जाएगा 2 दिन के अंदर। जनरल मीटिंग के जो भी रिजल्ट होगा, सब्जेक्ट टू रिसीट ऑफ सफिशिएंट वोट द रिजोल्यूशन डीम टू बी पास्ड। और जब अगर सफिशिएंट वोट मिल जाते हैं फेवर में तो फिर वो रिजोल्यूशन पास मान लिया जाता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है पूरा ई वोटिंग का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आकर आपकी जो ये यूनिट नंबर 4 हैगी वो कंप्लीट, उसकी वन शॉट रिवीजन खत्म हो जाती है। सारा कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट था, सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।